गुस्सा जो है ना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव इमोशन। इश्क में आपको अपने इमोशंस का पता नहीं चलता, उनको ये नहीं पता ना हमने रुकना कहाँ है। उसको दबाया जा सकता है। इट्स 1/10 ऑफ ए सेकेंड। अगर आपने उसको उस वक्त मिस कर दिया तो आपने मिस कर दिया। लोग कहते हैं ना कि दिल की मत सुनो दिमाग की सुनो, फिर उस सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि सारे इमोशंस आई थिंक आपके दिल में होते हैं, दिमाग में नहीं होते। दुकानदार बाजी जी ये भी देखे देखता है कि बाजी हंस किस पे रही। अच्छा, सेंसिटिव और इमोशनल होने में क्या फर्क है? टेंशन लेने का नहीं देने का। गुस्सा करने वाले ज्यादातर मुनाफिक होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे ना कि जब म्यूजिक बंद करो, आप अपने कानों में उंगलियां दे दी। व्हाट एन अमेजिंग वे टू शो हिज डिसअप्रूवल। किसी को डायरेक्ट बुरा भला कह देने से आपकी बात का मकसद नहीं पूरा होता। कि जो लोग कहते हैं ना जी मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब से, वो भाई गुस्सा कंट्रोल ही तब करना जब आपके सामने गलत बात हो रही हो। अगर सब चीजें ही आपकी मर्जी की हो रही है तो गुस्सा आएगा ही क्यों। पहलवानी ये नहीं है कि मैं आपको उठा के जमीन पे फेंकूं। पहलवानी से मुश्किल काम है माफी मांगना। जो जितना गरीब होगा वो आपके इमोशंस को समझ सकेगा। जज्बात क्या होते हैं, इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सेंसिटिव और जज्बाती होने में कोई फर्क होता है क्या? हमें कब अपने दिल की सुननी चाहिए और कब दिमाग की? जब हम पर काला जादू होता है तो हमारे लॉजिक्स और जज्बात क्यों काम नहीं करते? ये सब कुछ जानेंगे हम साइकोलॉजिस्ट माइंड इंजीनियर अली से। सर, इमोशंस बेसिकली होते क्या है, इनकी कितनी इकसाम होती है और उनको मैनेज या टैकल कैसे किया जा सकता है? ये थोबड़ा जो है ना, ये आपके इमोशन 7 के 7 इमोशंस यहाँ मौजूद है। ओह, सारे फेस में? सारे फेस पे हैं। ठीक है, इन्हें हम माइक्रो एक्सप्रेशंस या फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स हैं। आप अगर चाहो भी तो आप उसको छुपा नहीं सकती। ये बात समझने वाली है। हाँ, सामने वाला रीड कर सक रहा है या नहीं, फिर रीड करके इंटरप्रेट कर सक रहा है या नहीं, ये सामने वाले की कमी या पेशी है। लेकिन अब होगा क्या कि अगर आपको गुस्सा आएगा, आप जितना मर्जी मास्क करो। मैं बल्कि वो अक्सर ये जोक सुनाया करता हूँ कि जोक तो क्या कहूँ उसको, कि जब मेरा बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर का जो फाइनल एग्ज़ाम था ना, मैंने स्पेन से जब यूरोप से किया, तो उसमें जो मेरे सामने सब्जेक्ट था जिसको मैंने रीड करना था, वो पंजाबी कहते हैं ना सब तो उंडन आला। तो वो एक पॉलिटिशियन था जो कि पोकर प्लेयर था, कहते ना पोकर फेस, बिल्कुल बंदा यूं कुछ भी नहीं कर रहा, डेड स्टैटिक। एग्जैक्टली, ठीक है। और पॉलिटिशियंस वैसे ही इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं। तो वो उसकी आंखों की पुतलियां बोल रही थी, चाहे उसने चेहरे पे बिल्कुल स्पॉट चेहरा रखा हुआ था, बट दैट्स हाउ आई हैड टू रीड। और हमारे एग्जाम में गलती की गुंजाइश को ना, मतलब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना ही होता है। 99 भी हुआ तो आपको फेल करके दोबारा एग्जाम देना है, ठीक। सो वो अब उसने पूरी कोशिश करके भी उसकी आंखों का कॉन्ट्रैक्ट होना या एक्सपैंड होना, उससे पता चल गया कि यार ये क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है, ठीक है। सो ये बिकॉज दिस इज इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, इन इमोशंस को रीड करने के लिए एक चीज़ और समझनी है। इट्स 1/10 ऑफ ए सेकेंड। जो इमोशन का फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा ना, वो 1/10 ऑफ ए सेकेंड, सेकेंड कितना काम है उसका भी 1/10 हिस्सा। अगर आपने उसको उस वक्त मिस कर दिया, ठीक है, तो आपने मिस कर दिया। ठीक है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी गेम खेलें। हाँ श्योर। ठीक है, ये आपके सामने मग पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स से हम इस मग को आप मुझे बेचिए, ये 1000 रुपये का मग है, आपने मुझे ये 100 रुपये में बेचना है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये हमारे सुनो डिजिटल का कप है और बाज़ार में आप जाके देखेंगे ये 1000 रुपये का है, लेकिन हम आपको सिर्फ 100 रुपये में दे रहे हैं। इसके साथ हमारा लोगो भी है। बहुत महंगा है, सस्ता करो इसे। सर कहाँ महंगा है, मतलब बाज़ार में 1000 रुपये का मिल रहा है, हम आपको 100 रुपये का दे रहे हैं। अब यही हम दोबारा करते हैं। इस दफ़ा आपने मेरे चेहरे पर नज़र रखनी है। मैंने पहले एक माइक्रो एक्सप्रेशन किया था, क्या आपने रीड, आपको समझ आई मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया था? आपने ऐसे किया था। ये माइक्रो एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो मेरी आई मूवमेंट है, ऑब्वियस है। इसको हम कहते हैं मैक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो होता है जो 1/10 ऑफ ए सेकेंड के लिए आता है। अच्छा। अब मैं वही, अब आप ये दोबारा मुझे बेचोगी और अब मैं आपको वो माइक्रो एक्सप्रेशन को मैक्रो करके दिखाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ कि क्या आपको उसका मतलब भी समझ आया है या नहीं। फिर से जब आपने 100 रुपया कहना है। ओके सर, ये सिर्फ 100 रुपये का है, 100 रुपये का। अब मैंने ये क्या किया, आपने स्माइल की है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आप खुश हो गए कि 100 रुपये का है, इतना सस्ता मिल रहा है। इतना सस्ता मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है, लेकिन अब आप क्या मेरे साथ हैगलिंग करोगी? क्या आप इसके बाद मेरे साथ नेगोशिएशन करोगी? आपको समझ आ गई है कि यार ये तो बंदा राजी हो गया 100 रुपये में लेने पे, ठीक है। तो हाँ। अब अगर आप मुझे ये भी कहोगे सर ठीक है छोड़ दें, तो मैं इवेंचुअली क्या कहूँगा? नहीं, दे दो ले लेता हूँ, 100 रुपये का ही तो है, 2 ले लूंगा तुमसे। एग्जैक्टली राइट। नाउ अब ये तो मैंने एक आपको सेल्स का सिनेरियो बताया ना। इसी तरह जिंदगी में बच्चा आपके सामने आता है और आगे करता है, आपने उसे कुछ कहा, डांटा, बच्चे ने ये किया। अब इस पाउट के कई मतलब है। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता था तो आपने कहा शायद ये बच्चा बड़े इतना क्यूट लग रहा है, वो पाउट सैडनेस का पाउट है। अच्छा, ठीक है, वो पाउट
जो है वो शायद गुस्से का भी पाउट हो सकता है, ठीक है, पाउट की कई उसके नाउमीदी का भी हो सकता है। हाँ, मतलब वो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना तो वो उसकी जिस तरह क्या कहते हैं उसका डिटेल्ड एक्शन तो लेटर है ना, लेकिन उसने एक सेकंड के लिए पाउट किया, ठीक है, या उसने एक सेकंड, आप किसी से बात कर रही हो, लेट्स से कि आप मुझे ये कहो कि जी ये मेरे पास तो बड़ा नॉलेज है सर, आपको क्या पता। सर मेरे पास बहुत नॉलेज है, आपको क्या पता। आपको पता मैंने क्या किया, माइक्रो एक्सप्रेशन देखा आपने मेरा, वैसे किया। इसका ये क्या है, ये कंटेम्प्ट है। अगर मेरा एक लिप कॉर्नर एक तरफ पहले उठता है और फिर मैं स्माइल देता हूँ तो ये कंटेम्प्चुअस स्माइल है। अब कंटेम्प्ट नफरत भी है, कंटेम्प्ट बर्तरी भी है ना। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कंटेम्प्ट को रीड करके इंटरप्रेट कैसे करना है, आप उस इमोशन को मिस कर जाओगी। रिश्तों में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सेल्स में, हमारे हर काम में, ठीक है, इवन जजेस, वकील, इन चीज़ों को, अगर वो दुकानदार, आप कपड़े लेने जाती हो, क्या कहता है, बाजी जी ये भी देखें, बाजी जी, अब देखता है कि बाजी हंस किस पे रही, बाजी के चेहरे पे स्माइल किस में आई है, कहता है बाजी ये महंगा है, उसकी कीमत बढ़ा देगा फ़ौरन। वो हमारे इमोशन से खेल रहे होते हैं बेसिकली। तो अब आप जितना मर्जी कहो कि मैंने इसको सामने कुछ नहीं करना, नहीं भाई साहब, पिछली दुकान पे गई, वो तो इतना सस्ता दे रहे थे, अब वो कहते आप- हैं बाजी आप गारंटी ले लो, पूरी दुकान में, पूरी मार्केट में आपको ऐसा कपड़ा नहीं मिलेगा। समीरा, अभी आप, हालांकि ये हम मेक शिफ्ट काम कर रहे हैं, एक हम प्लान, मतलब सेंस के एक प्रोग्राम बना के कर रहे हैं ना, उसके बावजूद आपके चेहरे की स्माइल नहीं रुक सकी, ठीक है। So, मतलब यानी दिस इज हाउ इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट इट इज। तो इसको हम रोक नहीं सकते, ना ही हमने इसको रोकना है, ये चीज़ समझना अच्छा, जरूरी है। दबाना नहीं चाहिए इमोशंस को कभी भी। आप दबा सकते ही नहीं हो ना। मैं ये तो आपको एग्जांपल दिया, अभी आपको मैंने बताया कि आप, हालांकि आप किसी कपड़े वाले के सामने नहीं बैठी हुई, बट आपके चेहरे पे एक स्माइल अचानक आ गई, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। नाउ हम इसको मैनेज करना, जहाँ पे हम कहते हैं ना मैनेजमेंट, इसके सेकंड स्टेप है। पहली चीज़ हमें ये समझना है कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं, ठीक है। कभी कभी हमें गुस्सा आता है तो हमें बहुत बुरे लगते हैं, हमें कुछ इमोशंस, जैसे हमें एंगर आ गया, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हम कुछ गलत फैसले कर लेते हैं जिससे हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है, तो ये भी तो एक इमोशन ही है, तो हम इससे क्यों नफरत करते हैं। ये एक्शन है। देखो, एंगर इज एन इमोशन। एंगर जो है ना, वो आपके डिफरेंट, तकरीबन 7 डिफरेंट वेज ऑफ योर फेस शोइंग एंगर है। मसलन हमारी माएँ और बीवियाँ बड़े अच्छे तरीके से करती हैं, मैंने आपसे कहा है ना, अब वो जो कहा है ना वो आंखें सब बता रही हैं, राइट। बच्चों के साथ भी माएँ करी, बेटा, ठीक है, तो वो आवाज़ और आंखें दोनों ने बता दिया अंदाज के साथ। लेकिन इसके अलावा एंगर जो है, अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी बात समझना। अच्छा। माइक्रो जब मैक्रो होता है, यानी कि जब लंबा एक्सटेंड हो जाता है, मैं एक्सप्लेन कर दूं, कुछ लोगों को शायद माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस ना समझो। माइक्रो होता है जो वही 1/10, 1/10 हिस्सा एक सेकंड का आया और चला गया। जो मैक्रो है वो लंबी देर तक, फॉर एग्जांपल ये माइक्रो नहीं रहा, अब ये मैक्रो हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो है, ठीक है। तो जब आपकी कोई चीज़ मैक्रो होती है, फिर वो सैडनेस है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन इमोशन नहीं है, एक्शन है, एक्शन है, रिजल्ट है किसका, सैडनेस का। किस सैडनेस का, प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस। जब बहुत ज़्यादा लंबी चलती है सैडनेस तो वो डिप्रेशन बन जाती है, ठीक है। सो अब सैडनेस आना, सैडनेस उन 7 इमोशंस में शामिल है। सो सैडनेस होना इज़ ओके। सो यू डोंट नीड टू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके इमोशंस पहले हैं क्या, उसके बाद सामने वाला जो देख रहा है उसको क्या नज़र आ रहा है, उसके बाद आप उसको मैनेज करोगे। अब हो सकता है कि किसी एक चीज़ से आप खुश हो जाओ, कुछ वही चीज़ जो है वो आपको कहीं पर अनहैप्पी भी कर रही हो, ठीक है। नाउ इस इमोशन को समझ के, उस इमोशन को, बिकॉज देखो इस इमोशन का बहुत बड़ा ताल्लुक है ना आजकल। मैं वैसे, मेरा तो उस पर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, लेकिन आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा चली हुई है दुनिया में, EQ। लोग पहले IQ की बात करते थे, अब EQ की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। मैंने इसके ऊपर वैसे मेरे इसमें थ्योरी थोड़ी सी इससे एक स्टेप आगे भी है। अच्छा। वो ये है कि AI का पता है क्या होता है, क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5G क्या होता तेज इंटरनेट। है, तेज इंटरनेट। अच्छा, मेरी 5G और AI थ्योरी पता क्या है। 5G स्टैंड्स फॉर गिव ग्रेटिट्यूड, गेट ग्राउंडेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। सो आप अगर शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं ना, तो आपका इस दुनिया में कोई काम नहीं है। AI मेरा स्टैंड्स फॉर एप्रिसिएशन इंडेक्स। द मोर यू एप्रिशिएट द बेटर योर ग्रेटिट्यूड इज, एंड द मोर योर ग्रेटिट्यूड इज द बेटर यू विल अप्रिशिएट, ठीक। और सबसे पहले जिसको अप्रिशिएट करना है ना, और जिसको शुक्र करना है, शुक्रिया करना है, वो अपने आप को है। मैं रोज़ रात को सोने से पहले सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, जिस्म के हर हिस्से को थैंक यू कह के सोता हूँ।
भाई क़यामत वाले दिन इन्होंने मेरे खिलाफ जो गवाही देनी है तो मेरे हक में ना दे दें, इनको मस्का क्यों ना लगाएं। हम दुनिया को तो मस्के लगाते हैं ना, राइट। नाउ अब बात यह है कि ये जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हुए हैं ना, IQ, मैं कहता होता हूँ कि आपका IQ 0 है ना, आप दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। आपका EQ 0 है ना, आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। हमारे सामने बड़ी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन अगर आपका AI या 5G 0 है तो आपको इस दुनिया में इंसानियत के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो है जो इमोशनल अटैचमेंट है, जिसको हमारे यहाँ पर आमतौर पे EQ कहा जाता है, इमोशनल कोशेंट, ठीक है, या इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत सारे आजकल टर्मिनोलॉजीज बड़े जनाब जार्गन्स, ये 1990s की पैदावार है, कोई इतनी पुरानी आइटम नहीं है ये दुनिया के लिहाज से। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दैट टाइम ही वॉज द मास्टर ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ठीक है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मैं हर चीज़, जिस चीज़ भी बात करें वो मास्टरी ही है ना, उसमें तो कोई सेकंड तो सोच भी नहीं सकते, दो राय नहीं है, मतलब इस बात के बारे में भी नहीं सोच सकते कोई और होगा। सो यू आर द मास्टर, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही न्यू एग्जैक्टली कि यार मुझे, मेरा जो बंदा मेरे साथ काम कर रहा है उसकी आवाज़ से उसके इमोशंस को पढ़ लिया करते थे, ठीक है। अगर कोई सैड है उनको पता चल जाता था। तो ये जो है ना, ये एक आर्ट है जो हम आज सीख सकते हैं। जब हम ये आर्ट सीख लेंगे तो फिर हम इसको मैनेज भी कर लेंगे। अच्छा, हम अपने किसी भी इमोशन, फॉर एग्जांपल हम अगर गुस्से की बात कर लें, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं, चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन समीरा। गुस्सा जो है ना इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव इमोशंस। गुस्सा पॉजिटिव है? बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वो कैसे? वेरी गुड। अच्छा, आप लेट्स से आपने आपकी क्या स्टडीज़ हैं फॉर एग्जांपल? मैथ्स कॉम मीडिया स्टडीज़। मैथ्स कॉम मीडिया। आपकी कोई अगर आपको टीचर ने कहा हो क्लास में, कभी ऐसे हुआ हो आपके साथ कि तुम तो ये कर ही नहीं सकती, बहुत बार हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त क्या कहती है? नहीं सर मैं नहीं कर सकती, या कहती ऐसी तैसी मैं करके दिखाऊंगी, राइट। बिल्कुल। अब ये गुस्सा है, ये भी एंगर है, ठीक है ना। अगर ये एंगर ना होता तो वो लोग जो गिव अप कर देते हैं, वो लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, उनके अंदर ये एंगर नहीं है। अब मुझे बताओ, एंगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ये तो हम पहली बार इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है। जो बड़े लीडर्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं, जब इश्क में नाकाम होते हैं, अच्छे गाने बनाते हैं, फिर कामयाब हो जाते हैं। इश्क में नाकाम, ये भी एक इमोशन है। इस पे इश्क भी एक इमोशन है। इश्क भी एक इमोशन है। वैसे बाय द वे, एक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दूँ, मेरे इल्म के मुताबिक, मैं आलिम नहीं हूँ इसलिए मैं हमेशा डिस्क्लेमर दे के बात करता हूँ। मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की है, इस्लाम में इश्क का कॉन्सेप्ट नहीं, हालांकि इश्क अरबी का लफ्ज़ है, इस्लाम में हुब का कॉन्सेप्ट है, मोहब्बत का, ठीक है। बिकॉज इश्क एक्सट्रीम है, इस्लाम एक्सट्रीमिज़म, इस्लाम क्या दीन वुस्ता है ना, ठीक है। तो इस्लाम, इश्क लफ्ज़ उर्दू का नहीं है, ये अरबी का लफ्ज़ है, और ये अरबी ज़ुबान में आम इस्तेमाल भी होता है। लेकिन इस्लाम में जहाँ पे भी देखो हुब अल्लाह की बात होती है, हुब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, हम हुब की बात करते हैं, ताकि हम अपने क्यों, इसकी वजह समझना ज़रूरी है। इश्क में आपको अपने इमोशंस का पता नहीं चलता, आप कंट्रोल में नहीं रहते। लोग खुदकुशियाँ भी कर लेते हैं ना, इसीलिए ना कि इस हद तक क्यों चले जाते हैं? हाँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता ना हमने रुकना कहाँ है, लेवल नहीं पता कि स्टॉपेज कहाँ आनी है। इसीलिए हुब जो है, मोहब्बत जो है, ठीक है। अच्छा, फिर हुब में, मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, इश्क में दिल टूटते हैं, राइट। जब दिल टूटता है तो हमारा जो दिल है ना, आपको पता है हमारी बॉडी में तीन दिमाग हैं, ये पता है आपको इस बात का? 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। अच्छा, कहाँ? एक तो सबको पता है, मैं न्यूरॉन सेंटर की बात कर रहा हूँ, हमारे दिमाग जिसको हम कहते हैं वो ब्रेन, ठीक है। दूसरा, बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, वो हमारे दिल के ऊपर है, ठीक है। तीसरा हमारे गट के ऊपर है। कभी गट फीलिंग आती है ना, मेरे दिल और दिमाग में जंग होती है तो मेरे गट फील ये कहती है, ठीक है। तो 3 हमारे न्यूरॉन सेंटर्स हैं, और आज की ये पूरी इसके ऊपर साइंसेस आप जाके पढ़ें, भरी पड़ी हैं, ठीक है। MBIT एक है जो गट के ऊपर बात करता है, हार्ट फेल्ट है जो कि हार्ट के ऊपर, हार्ट मैथ्स है, सॉरी, जो हार्ट के दिल के साथ बात करता है। और आप देखो कुरान पूरे का पूरा कल्ब की बात कर रहा है, ठीक है। हमने इनके कल्ब पे उतारा, कल्ब जो है वो सारी चीज़ें कल्ब से रिलेटेड है, अकल जो है वो कल्ब से रिलेटेड है। रिसर्च आज ये प्रूव कर रही है, आप देखो कई वो लोग ब्रेन डेड होते हैं, हार्ट चल रहा होता है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसकी पहली चीज़ क्या सुनवाई जाती है? दिल की धड़कन। दिल की धड़कन। दिमाग तो बना नहीं है चौथे महीने में, तो धड़कन कैसे, दिल कैसे चल रहा है, राइट। सो वो जो हार्ट का जो न्यूरॉन सेंटर है ना, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल वन,
जो एक्चुअल कंट्रोलर है। अच्छा, कुछ सिचुएशंस में लोग कहते हैं ना कि दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो, फिर उस सिचुएशन में हम क्या करें? क्योंकि सारे इमोशंस आई थिंक आपके दिल में होते हैं, दिमाग में नहीं होते। नहीं, मैंने कहा देखो, सबसे पावरफुल जो आपका न्यूरॉन सेंटर है ना, वो आपके दिल का न्यूरॉन सेंटर है, राइट। हाँ। इसीलिए जब दिल टूटता है तो इमोशंस आउटबर्स्ट करते हैं, ठीक है। वो जो खुदकुशी आपने कहा, जो इश्क में पागल हो गए, सारी दुनिया छोड़ दी, ठीक है, लैला मजनू बन गया, हीर रांझा बन गया, ठीक है, वो क्योंकि वो दिल और दिमाग की जंग में आप देखना अक्सर दिल जीतेगा, राइट। इसीलिए उन इमोशंस को समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जब आप उन इमोशन को समझ जाएंगे और फिर उस इमोशन का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आप इसी जो EQ की टर्म हम इसकी बार बार जिक्र कर रहे हैं, इमोशनल क्वोशेंट की, ठीक है, जी। या इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो क्यों कह रहे हैं कि आपको पता है कि मेरे दिल में ये गुबार आ रहा है या मुझे ये गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने यूज़ ब्रेन को करना है, ठीक है। ये बाकायदा प्रैक्टिस से चीज़ सीखी जा सकती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अच्छा, इश्क की जो इमोशंस होते हैं या मोहब्बत की आप कह लें, उसको रोका या दबाया जा सकता है? क्यों रोकना या दबाना चाहते हो? मेरा सवाल तो ये, आप मैंने भी शुरू में क्या कहा था, इमोशंस को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आप नहीं कर पाओगे। इमोशंस को मैनेज करो, ठीक है। आपको अपने बच्चे पे प्यार आता है, ठीक है। अब आप बच्चे के प्यार में क्या आप उस बच्चे के मुंह में भी और अपने मुंह में आग डालोगे? क्योंकि बच्चा चाहता है मुझे आग चाहिए, तो वहाँ पर क्यों नहीं आप उसे रोकते? आप क्या करते हो? मैनेज करते हो, आप बच्चे का ध्यान हटाते हो, अपना ध्यान हटाते हो। देखो, मेरे रब ने औरत को एक बहुत बड़ी सुपीरियॉरिटी दी है मर्द से, ठीक है, और वो है उसके इमोशंस, क्योंकि उसने एक ज़िंदगी को पालना है, उसकी तरबियत करनी है, उसको बड़ा करना है। तो जितना प्यार मतलब मेरे रब के जो लव, अल्लाह के नबी वसल्लम की एक हदीस है, उसके मफहूम इस तरह से है कि मोहब्बत मेरे रब की जो है ना, उसके अगर 100 हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा अल्लाह ने इस दुनिया को दिया है। उस एक हिस्से में माँ, जानवर, हर चीज़ शामिल है। जो जो मोहब्बत शो करता है ना, उस एक हिस्से में से है। तो उसमें भी वो हिस्सा माँ को ज़्यादा दिया है। बच्चा पैदा होता है ना, जब मेरी पहली बेटी जब पैदा हुई थी, मैं ऑन एयर ये बात सच इतराफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी बेगम कहती है कि मैंने बच्ची को सारा वक्त, पहला साल पूरा, मतलब मैंने ही संभाला, ठीक है। वो कहती है आप बच्ची आपसे बहुत क्लोज़ है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वो तड़प तब पैदा हुई जब उसने पहली दफ़ा मेरे चेहरे पे यूँ हाथ फेर के अब्बू कहा, जबकि मेरी बीवी के दिल में वो मोहब्बत उसके पेट में से शुरू हो गई थी कि मेरी बच्ची है, उसको मैं खा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या आप उस इमोशन को कंट्रोल करना चाहोगी कि मैं उस बच्ची के लिए इमोशन ना लाऊं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सो इमोशन को कंट्रोल करना गलत है, उसको मैनेज करना ज़रूरी है। अच्छा, एक होती है हमारी इमोशनल फीलिंग्स, एक होती है हमारी रैशनल फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल, हम कभी कभार अपनी फैमिली वालों के साथ बैठे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग कहते हैं कि काश हमने ये वक्त अपनी पढ़ाई पे या किसी और काम पे दे दिया होता तो आज हम प्रोग्रेसिव होते, अच्छा ज़्यादा प्रोग्रेस करते, वो टाइम हमने वेस्ट कर दिया। तब उस दरमियान हम क्या करें, रैशनल फीलिंग्स को चुनें या इमोशनल को? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रील्स देखने से। जब आप यूट्यूब पे या फेसबुक, फेसबुक पे, वो फेसबुक क्या, बता ना, मैं फेसबुक नहीं कहता होता, फेसबुक, ठीक है, फर्स्ट क्रिएट करता है वो, फर्स्ट क्रिएट, ठीक है, इंस्टा हराम पे, ठीक है। जब आप इन चीज़ों पे, अब जब वो चीज़ें स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको क्या ख्याल है, आप इमोशनल होते हैं या रैशनल होते हैं? अच्छा, उस टाइम गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है कि क्या करें क्या करें। घर वालों के साथ बैठते हैं तो घर वाले भी कहते हैं कि तुम फारिग हो, कोई काम नहीं करते, फिर रील्स पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम कहते हैं, दिल कर रहा होता है कि घर वालों से बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कहाँ अपने इमोशन स्पेंड करें। एग्जैक्टली। तो उस वक्त जो आप कर रहे हैं ना, ये इमोशन नहीं रहा, अब ये आप समझ लो मैक्रो एक्सप्रेशन बन गया है। यानी ये, इसके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रब ने हमें एक दुआ सिखाई हुई है, जो हम सुबह इंशाल्लाह अज़कार जो लोग डेफिनेटली करते ही हम सारे, ठीक है। तो उसमें वो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, ठीक है, गम और परेशानी का, ठीक हो गया। लेकिन उससे अगला क्या है, हम्मी वल हुज़्नी वल इज्ज़ी वल कसल। कसल है कसलान होना, यानी कि सुस्त होना, ठीक है, यानी लिथार्जिक होना, यानी कि चीज़ों को डिले करना। ये बाकायदा इसके ऊपर दुआ सिखाई गई है हमें। तो ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, बताने का मकसद मेरा ये है, ये कॉन्सेप्ट, इससे बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है ना कि भाई इससे अल्लाह में तू बचा ले कि हम सुस्त हो जाएं। ये जो आप रीलें देख रही, ये करना, ये कर रहे हो ना, चूँकि आप अपने इमोशन को समझ नहीं पा रहे, अब आप क्या उसे कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, तो ये कसलान सब उसी के अंदर, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ ऑल्सो कसलान होना, ठीक है, कि मैं आज का काम, प्रोक्रेस्टिनेशन आज का काम कल पे डालना, ठीक है। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको ये नहीं समझ आ रही
कि मैंने रुकना कहाँ है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन डोपामीन प्रोडक्शन कर रहा है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो आपको गुस्सा भी दिलवाता है, जो आपको एनर्जी भी दिलवाता है, जो आपको कुछ कर गुजरने की विल पावर भी देता है। ये डोपामीन अगर आपने फुटबॉल खेल के या कोई स्पोर्ट करके बनाया है तो ये डोपामीन आपके लिए एक पॉजिटिव केमिकल है। लेकिन जब ये डोपामीन आप रीलों को देख के या आप गिल्ट फीलिंग में जाके बनाते हो, बनता तब भी है ये, तो ये आपको डैमेज कर रहा होता है। ठीक है, जो जिसको आप ये कह रही हो ना कि हमें समझ नहीं आ रही थी, इसको गिल्ट एंड शेम की फीलिंग कहते हैं। ये फीलिंग है, इमोशन नहीं है। अगेन, इमोशन, फीलिंग, रैशनैलिटी, दे आर 3 डिफरेंट थिंग्स। इनकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारी टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट। इसका हमारे इमोशन में बहने से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर किसी की खुदा ना खास्ता कोई फैमिली में डेथ हुई है और वो बैठा हुआ उस डेथ से नहीं निकल पा रहा, तो हम कहेंगे ये इमोशन ऑफ सैडनेस में जाता जा रहा है, इसको निकालो यहाँ से बाहर। ठीक है, लेकिन अगर वो बैठा हुआ रीलों पर टाइम ज़ाया कर रहा है, इंस्टा हराम देखने लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम उसको ये नहीं कहेंगे ये इमोशन में जा रहा है, ये गिल्ट में जा रहा है, ये गिल्ट में, शेम में, कई दफ़ा वो छुपने के लिए कर रहा है या इसकी टाइम मैनेजमेंट इसको नहीं आती। ठीक है, मतलब मैंने ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन की है समीरा कि लोगों को फ़र्क नहीं समझ आता, हम हर चीज़ को इमोशन का लेबल दे देते हैं। अच्छा, सेंसिटिव और इमोशनल होने में क्या फ़र्क है? अगेन, सेंसिटिव होना जो है इज़ अ बाई प्रोडक्ट। इमोशनल, देखो इसकी कोई एग्जाम्पल, चलो आप मुझे एग्जाम्पल दो, फिर मैं आपको उससे एक्सप्लेन। आपने भी बताया ना, किसी अपने बिलव्ड की डेथ हो जाए और उस टाइम वो रो रहा है, इमोशनल हो जाता है, तो समझ नहीं आ रही कि वो सेंसिटिव है, इमोशनल है, क्या है? नहीं, वो तो इमोशनल है ना। देखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ जा रहे थे तो अचानक एक जगह लेफ्ट मुड़ गए। ठीक है, वहाँ पर मुड़े और वहाँ पर बैठ के रोना शुरू हो गए, इतनी कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। तो अब सहाबा तो नहीं पूछते थे कि क्या है, सहाबा भी सारे रोना शुरू हो गए। जहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं तो सहाबा क्यों नहीं रोएंगे? तो आप वसल्लम ने जब थोड़ी देर बाद ने कहा कि ये मेरी माँ की कब्र है, इसका मतलब क्या हुआ? इमोशनल हो गए। इमोशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी माँ के लिए रो सकते हैं तो यार हम भी रो सकते हैं अपने जान पहचान, अपने अजीज़ व कारब, अपने घर वालों के लिए। रोने में बुराई नहीं है। बुराई का फंसता बंदा कहाँ है? इमोशन में ट्रैप कहाँ होता है? ठीक है, जब आप उससे बाहर नहीं निकलते। राइट, गिरते हम सब हैं, मैं भी गिरता हूँ, आप भी गिरती हो, और भी लोग गिरते हैं, गिरते हम सब हैं, लेकिन गिर के खड़े होना कस्बे कमाल कुन है। ठीक है, गिरते रहोगे तो फिर तो गिरते ही जाओगे, फिर असफला साफिलीन बन जाते हैं लोग, क्योंकि वो से वहाँ से फिर वो मायूसी में एंटर होते हैं। देखो, डिप्रेशन का नेक्स्ट फेज है मायूसी। ठीक है, फिर मायूसी के बाद वो कुफर की तरफ जाते हैं, क्योंकि मायूसी खुद कुफर है। राइट, सो आपको, जब मैं बात करता हूँ ना बार बार इमोशनल मैनेजमेंट की, मैं इमोशनल क्वेश्चन भी नहीं कहता, इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ इमोशनल मैनेजमेंट सीखो। हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस आपको, और वो उसके लिए अगर आपको कोई और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए, मसलन टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़े, मसलन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट। देखो, हम हर एक में लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहे हैं? मैनेजमेंट। हम ये नहीं कह रहे रिडक्शन, हम ये नहीं कह रहे उससे जान छुड़ाओ, हम कह रहे हैं मैनेज करो। जब आप ज़िंदगी में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हर चीज़ को मैनेज करना है ना, तो फिर आपको पता होगा कि मुझे कब कहाँ स्टॉप होना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, सीख हेल्प। किसकी हेल्प? अपने ही पार्टनर की हेल्प, अपने भाई की हेल्प, अपनी वालदैन की हेल्प, कि अम्मी मैंने ये या डिवाइसें आजकल अलार्म लगा लो कि भाई मैंने 10 मिनट रील्स देखनी है, उसके बाद अलार्म बजेगा तो मेरी रील्स बंद हो जाएंगी। आजकल तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आपके मोबाइल डिवाइसेस में टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें आ चुकी हुई हैं, ऐप्स आ गई हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको लॉक कर देगी ऐप। ठीक है, उस वक्त बाईपास मत करना, ठीक है, एडमिन आप हो तो बाईपास भी आप भी कर सकते हैं, उस वक्त बाईपास ना करना। वो अपने आप को, इट टेक्स, रिसर्च कहती है, शुरू हुई थी 21 दिन से, कि जी 21 दिन आप जो चीज़ करते हैं ना वो आपकी हैबिट बन जाती है। इट वेंट अप टू 99 डेज़, इट हैज़ कम डाउन टू 66 डेज़। आज हम ये कहते हैं कि 66 दिन 66 दफ़ा आप जो करेंगे ना वो आप बन जाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन का बहुत हमें समझाया है। इस्लाम में 40 दिन का बहुत कॉन्सेप्ट है। ये रिसर्च वापस 40 दिन पे आएगी, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि हक वही है। राइट, लेकिन मैं कहता हूँ चलो रिसर्च के मुताबिक चल लो। आप 66 दिन तक अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, उसके बाद डिसिप्लिन आपके अंडर होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं हमेशा हर सिचुएशन में कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत
एक सेटिस्फेक्शन मिलती है इस चीज़ से। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कि थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाओ, थोड़ी मक्कारी दिखाओ। वो एक फ़िल्म नहीं आई थी तू झूठी मैं मक्कार, उस तरह की आपने कोई मक्कारी करनी है कि इस तरह तुम चल ही नहीं पाओगी। अगर हम कंगना रनौत की एग्जांपल लें, बॉलीवुड में वो बहुत मुँह फट थी, ठीक है, वो हर चीज़ बोल देती थी बॉलीवुड माफिया के ख़िलाफ़, ये वो, इस तरह से वो इंडस्ट्री में उस तरह कामयाब नहीं हो पाई जिस तरह से उनको होना चाहिए था। तो हम अपने इमोशन से इंटेलिजेंटली कैसे डील करें? अच्छा देखो यार, मैं जहाँ तक सवाल है फिल्मों के एक्ट्रेसेस और एक्टरों इनका, उनका तो मेरा बड़ा सिंपल एक प्लेन सा जवाब है, और वो ये है कि वो रियल लाइफ के लोग हैं। वो रियल लाइफ को समझ ही नहीं पाते, इसीलिए उनमें डिप्रेशंस और उनमें ये चीज़ें आती हैं। जहाँ आपका दूसरा सवाल है मुंह फट होने का, यार अगर कहीं पर मुंह फट होने की इजाज़त होनी चाहिए थी ना, ठीक है, तो मेरा ख्याल है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपनली ये इजाज़त होनी चाहिए थी, या करते वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नरम दिल और नरम ज़ुबान पैदा किया, राइट? इस तरह से उसका आयत का मफहूम है। अगर आप सख्त ज़ुबान होते या सख्त दिल होते तो लोग आपसे जुड़ते ना। लेकिन बातें जितनी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तमाम हक हैं। कोई उन्होंने गलत को उन्होंने हमेशा गलत ही कहा। इवन कुरान ने कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इसका मतलब है गलत को गलत कहना गलत नहीं है, गलत को गलत तरीके से गलत कहना गलत है। ये बात समझ आई? बिल्कुल। बात मैं ना एक अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल देता हूँ। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। मेरी उनकी आखिरी जो मुलाकात है, जिसके बाद वो फिर कोमा में चले गए थे, जब मुझे उनसे पहली दफ़ा सही मानों में प्यार भी हुआ, तो हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो मेरी फ़्लाइट थी, तो मुझे छोड़ने आए थे। तो मुझे कहने लगे यार अली, तुम बहुत मुँह फट हो, बहुत सख्त हो, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा ना अपने स्टाइल को चेंज करो, अपने बड़े भाई की तरह हो जाओ। बात वो भी वही समझाता है जो तुम समझाते हो, लेकिन तुम्हारी बात से लोग ऑफेंड हो जाते हैं, उसकी बात को लोग समझ लेते हैं। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अब्बू, मैं तो आपसे एक सवाल इसके बारे में पूछूं? कहते हैं क्या? मैंने कहा आप भी तो सारी ज़िंदगी सीधी बात करते रहे, डू यू रिग्रेट? कहते हैं यार अली, आई हैव नो रिग्रेट्स, लेकिन अगर अल्लाह मुझे दोबारा मौका देना ज़िंदगी शुरू करने का, तो मैं उस तरह करूँगा जिस तरह सादत करता है। बड़े भाई का नाम सादत, जिस तरह सादत करता है ना, मैं उस तरह करूँगा, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ मोर बेटर वे टू डू इट, एंड दैट इज़ वाई आई एम चेंजिंग माई सेल्फ टू। तो मैंने कहा अच्छा फिर मुझे भी सीख लेने दे, मैं भी आपकी तरह आपकी उम्र में पहुँच के शायद मैं भी ये समझ जाऊँ। एंड उस वक्त दैट वाज लाइक अ रिजेंटमेंट। मेरे वालिद साहब की जो नसीहत थी वो बड़ी काम की नसीहत थी, लेकिन उस वक्त मैं चूँकि समझ नहीं रहा था ना, मुझे सब पता है। हम उस वक्त जवानी थी, 23-24 साल उम्र थी, बंदा सोचता है कि यार मुझे तो सब पता है, इनको क्या पता, राइट? सो मैंने चुप करके कुछ नहीं बोले। आज मैं आपको एक बात बताऊं समीरा, मैं आज भी वही बातें करता हूं जो कि मैं सही समझता हूं। गलत बात को गलत मैं आज भी कहता हूं, बट मैंने ये आर्ट सीखा है, इसे कहते हैं आर्ट ऑफ मेटाफरिंग। मैं बहुत सारी बातें ऐसे तरीके से कर रहा होता हूँ कि सामने वाले को मैसेज भी मिल जाए और उसको बुरा भी ना लगे ना। बात सीधी ही करनी है आपने, बात गलत नहीं करनी। आपका ऑनेस्ट होना आपके लिए है, बट वो आपका ऑनेस्ट है आपके पर्सपेक्टिव से। क्या वो ज़रूरी है कि आपको पता है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्यों बना हुआ है, क्या दूसरा किस मुश्किल में बैठा हुआ है? हो सकता है वो भी घर से लड़के आया हुआ हो, राइट? सो अब जब आपको ये नहीं पता, आपने ये बात की, उसने ये बात की, दोनों का दोनों इमोशन जागा ऑफ एंगर, ठीक है, और फिर वो लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए मेरी एक सजेशन होती है, ऑलवेज नो योर आउटकम। आप चाहते क्या हैं? आप जो भी डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं? जब एंड रिजल्ट आपके सामने होगा ना, तो उससे फिर रिवर्स फॉर्मुलेट करें आप कि अच्छा यार, मैं ये बात अगर मैंने कहा समीरा तुम झूठ बोल रही हो, क्या मेरा मकसद समीरा को नाराज़ करके यहाँ से निकलवाना है, या मेरा मकसद समीरा की करेक्शन करना है? ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं मेटाफर की एग्जांपल देता हूँ। कुरान पूरे का पूरा हमारा मेटाफोरिकल है। कहानियों में हमें अल्लाह ने सब कुछ सिखाया है, और उससे अल्लाह ने हमें ये बता दिया कि ये जो मशीन है ना, इस मशीन को जब बात समझानी है तो आप मेटाफर्स में समझाएं, स्टोरीज में समझाएं, करेक्ट? नाउ अब अगर मैं यही बात कहनी, मैं समीरा आपको पता, मैं यहाँ पर एक जगह पे एक और पॉडकास्ट पे गया हुआ था, तो वहाँ पर जो एंकर था ना, उसने ये बात की, तो मैंने उस लोगों ने कहा कि ये एंकर गलत बात कर रहा है। अच्छा, अब बात समीरा को मैंने वही की जो मैंने जो करनी थी। किसी को डायरेक्ट बुरा भला कह देने से आपकी बात का मकसद नहीं पूरा होता, क्योंकि आपको आउटकम नहीं पता था कि आप चाहते क्या। चाहते अगर मैं लड़ाई करना चाहता हूँ समीरा से, तो फिर तो मैं डायरेक्ट कहूँगा जाओ जाओ निकलो यहाँ से बाहर। लेकिन अगर मेरा मकसद इस्लाह करना है, अपनी या उसकी, तो वो कैसे होगी? जब हमारा कनेक्शन बनेगा तो इस्लाह होगी ना।
अगर कनेक्शन ही ना बने तो आप इस्लाह कर पाओगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ना अपनी ना ना अगले की। उसकी। ठीक है, सो बीइंग ऑनेस्ट, ये जो लोग कहते हैं ना जी मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब से, ओ भाई गुस्सा कंट्रोल ही तब करना है, बल्कि कंट्रोल भी मैनेज ही तब करना है जब आपके सामने गलत बात हो रही हो। अगर सब चीज़ें ही आपकी मर्जी की हो रही है तो गुस्सा आएगा ही क्यों? राइट, गुस्सा तो आना ही तब चाहिए ना जब चीज़ें जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो रही। प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, अब अगर उसमें गुस्सा नहीं है, रेज नहीं है, तो वो कैसे सेंचुरी मारेगा? वो अगले बॉलर उसको डोमिनेट कर जाएगा, या बॉलर है तो वो बैटर को डोमिनेट कर जाएगा, उसको बैटर डोमिनेट कर जाएगा। राइट, तो वो गुस्से का पॉजिटिव, अगेन ये मैनेजमेंट है। लेकिन वही प्लेयर अंदर वो ग्राउंड में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, बैशिंग कर रहे होते हैं, बाहर निकल के, मैंने चूँकि वर्ल्ड कप में था ना अभी अफगानिस्तान के साथ, तो मैंने T20 में देखा कि अंदर तो इतने हाई इमोशंस थे, ठीक है, वो कर दूंगा, बाहर आके खाना हम इकट्ठे खा रहे थे, सीने से लग रहे थे, और यार क्या हाल है तेरा, क्या हाल है, ठीक है। राइट, तो वो क्या है? मैनेजमेंट है। आप अच्छा, हम हर चीज़ को ना पर्सनल ले जाते हैं कि ये मेरी ज़ात पे है। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, एक बात याद रखो, ज़रूरी नहीं कि हर बात आपकी ज़ात पे की जा रही है, आपके एक्शन पे की जा रही होगी। ठीक है, उस एक्शन को कंट्रोल करना है। सो गुस्से की नेगेटिविटी कहाँ है? अफरात और तफरीत का जो है ना अमल, यानी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर वही प्लेयर्स, उनको ये ना समझ आए कि हमें रुकना कब है, और वो बैट उठा के दूसरे का सर फाड़ने लग जाएं, तो फिर दैट इज़ क्रॉसिंग, देन गुस्सा इज़ नेगेटिव। राइट, बट वही गुस्सा उससे 2 यॉर्करों पे यॉर्कर करवाए जब, ठीक है, मैं ख्याल वसीम अकरम का इसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि मुझे, उसने जब मारे छक्के 2 तो मुझे गुस्सा इतना आया कि मैंने कहा अब मैं इसको उड़ाऊंगा, और उसने अगली बॉल पे मैंने उसके यॉर्कर पैर में मार के उसकी विकेट उड़ाई। मतलब अपने गुस्से को वहाँ चैनलाइज किया, वहाँ कंस्ट्रक्टिव बनाया। एग्जैक्टली, सो चैनलाइजेशन बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ यूज़ किया। मैनेजमेंट एंड चैनलाइजेशन इज़ व्हाट यू नीड विद द एंगर। ठीक है, एंड सिमिलरली विद एवरी इमोशन, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। इवन ये पानी है ना, अगर हम पानी भी ज़्यादा पिएं तो पेट फूल जाएगा। राइट, ऑक्सीजन ज़्यादा लें, ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ऑक्सीजन मास्क लगा के हो ना, ये मैंने ये वाली ऑक्सीजन लेनी है, तो वो भी आप एक एक्सेस के बाद नहीं जा सकते यार। ये दोनों तो लाइफ सेविंग्स है ना। राइट, सो इसीलिए गुस्से की नेगेटिविटी जो है वो गुस्सा नहीं है, गुस्से की नेगेटिविटी प्रोलॉन्गनेस है। आप जितनी देर उसको कैरी करोगे, सैडनेस की, हमने क्या कहा, सैडनेस की लॉन्गेटिविटी क्या है? डिप्रेशन। इसी तरह गुस्से की जो है वो फिर हेट एंड अदर इमोशंस, फिर वो इमोशंस आना शुरू होते हैं उनको, मतलब इमोशन वो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, नफरत हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये वो एक्शंस हैं जो फिर सामने आते हैं। सो गुस्से को हम अगर ये समझ लें कि ये गुस्सा मेरे बेहतरी के लिए है, मुझे आगे ले जाने के लिए है, इसके बल्कि इकबाल ने इसको यूँ तो मैं कहूँगा कहा है कि तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा है उकाब। ठीक है, उकाब में अगर गुस्सा ना हो, उकाब वो वाहिद परिंदा है जो हवा के अगेंस्ट चलता है। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, अगर उसमें वो रेज ना हो, वो गुस्सा ना हो, तो जितनी तेज़ हवा चलती है बाकी सारे परिंदे नीचे आ जाते हैं, वो अकेला ऊपर जा रहा होता है। राइट, सो ये वो समझने वाली चीज़ है कि गुस्सा इज़ अ वेरी पॉजिटिव इमोशन। और मुझे हदीस के अल्फाज तो याद नहीं, मफहूम इस तरह से है कि हर इंसान को, हर ज़ीरू को अल्लाह ने गुस्सा देकर भेजा है। ठीक है, अब किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, लेकिन जिसको गुस्सा ज़्यादा दिया है उसका अजर भी ज़्यादा है जब वो उस गुस्से को मैनेज कर लेगा। अब मुझे बताओ कि वो जो अजर ज़्यादा करने के लिए अल्लाह ने, देखो अल्लाह सुब्हान तआला ना इतना हमसे प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमें दे दें जिससे हम जहन्नुम की आग से बच जाएं। अब जिसको गुस्सा ज़्यादा दिया उसका इम्तिहान ही वो है कि उसने उसको मैनेज कैसे करना है। जिसको दौलत ज़्यादा दी वो उसका इम्तिहान है, जिसको इल्म ज़्यादा दिया वो उसका इम्तिहान है। मैंने आज तक से मेरा इल्म से बड़ा मुतकब्बिर आलिम से बड़ा मुतकब्बिर आज तक नहीं देखा। इल्म के ऊपर लोगों को तकब्बुर आता है कि मुझे सब पता है। जो मुझे सब पता है ना, ये सबसे बड़ी डाउनफॉल है इंसान की। और इंसान तो इंसान, इब्लीस ने क्या कहा था, मुझे सब इल्म है। राइट, आई नो आई एम बेटर। सो व्हेन यू कम इनटू दैट कैटेगरी, फिर उसका एंड नहीं है, फिर तकब्बुर और हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान तआला से हमेशा ये दुआ में करते हैं कि अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए, हमें तकब्बुर से बचाए। ठीक है ना। और आज तो मैं एक दोस्त से कहता था यार आज की मैं दुआओं में एक दुआ ऐड कर लो, अल्लाह हमारी इज्जतें बचाएं। आजकल तो आप मीडिया वालों ने हमारी सारी चीज़ें, आप मीडिया में जो कुछ हो रहा है ना, वीडियो लीक्स होना शुरू हुई है, तो लोग अल्लाह हमारी इज्जत बचाए, सबसे बड़ी दुआ ये है। अच्छा, जब वीडियो लीक होती है और आपके भाई को गुस्सा ना आए, आपके बाप को गुस्सा ना आए, तो मतलब आप गैरतमंद नहीं हो?
तो गुस्सा भी एक पॉजिटिव इमोशन इस तरह भी हो सकता है यार कि देखो, जब आप में गुस्सा नहीं है, मतलब आप में, आपने बताया है कितने 7 इमोशंस हैं, आप में 6 इमोशंस है, 7वां नहीं है, आप फारिग इंसान है। अच्छा आपको कैसे पता है कि उन्हें गुस्सा नहीं है? देखो, गुस्सा और गुस्से का इजहार 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, राइट? अगर किसी को गैरत की डेफिनेशन ये है कि वो अपनी बहन या बेटी को गोली मार दे, तो यार फिर आई एम सॉरी, ऐसा गुस्सा तो मुझे नहीं, ऐसी गैरत मुझे नहीं चाहिए, राइट? मैं भी तो इंसान हूँ। अभी मेरी बेटी ना वो गाड़ी चला रही थी, तो कुछ दिन पहले की बात है, तो उससे वो पानी डाला उसने गाड़ी में, तो कैप पूरी बंद नहीं हुई, उससे गाड़ी का इंजन उड़ गया। ठीक ठीक है, अच्छा खासा खर्चा हो गया मेरा। वो बेचारी बड़ी परेशान मेरे पास आई, मुझे कहने लगी मैं सॉरी, मुझसे बड़ी गलती हुई। मैं कहा बेटा ये गलती मेरे से भी तो हो सकती थी, राइट? हो सकता है मेरे से भी वो कैप ना डला होता, सही, करेक्ट? तो जब मुझे ये पता है कि यार मैं भी वो इंसान हूँ, मैं भी ये गलती कर सकता हूँ, तो सबसे पहली बात, गैरत का तकाजा ये है, ठीक है, जिसको अरबी में गैरत को गीरा कहा जाता है, ठीक है? गैरत का तकाजा ये है कि आप उस वक़्त उस मामले को कैसे हैंडल कर रहे हैं। हाँ, ये बंदा कहे कि जी ठीक है मेरी बेटी के साथ ये हुआ, जाओ और तुम भी करो, ये बेगैरती है। बट आपने अपनी बेटी या बेटे को उसके साथ खड़े हुए हैं, उस मसले को हल कराया है, उसको समझाया है, ठीक है? तो गुस्सा आपको भी आया, गैरत आपकी भी है, आप उसका इजहार कैसे कर रहे हैं? मतलब आप मुझे बताओ ना कि क्या गोली मारना वो है ना, वो पश्तो में कहते हैं ठोफक जमा कानून दे, तो क्या, तो यही जो है वो गुस्से का इजहार है? नहीं, बिल्कुल भी, ये तो बहुत गलत बात है, राइट? क्या ये गैरत है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो अगेन हमारी डेफिनेशंस रीचेंज होने वाली, क्योंकि रीचेंज मीन मैं कहूँगा ओरिजिनल डेफिनेशंस वापस लाने की जरूरत है, डिफॉल्ट सेटिंग होने की जरूरत है, डिफॉल्ट वापस लाने की जरूरत है। रीबूट करते हैं ना सिस्टम को, कंप्यूटर कहते हैं रीबूट कर दो या रीस्टार्ट कर दो, तो हमने डेफिनेशनें चेंज कर ली हैं। हम कहते हैं कि जी जिसने लड़ाई नहीं की वो गैरतमंद मर्द नहीं है। ओ भाई ये कहाँ लिखा है कि गैरतमंद मर्द खाम जाके सड़कों पर जाके, अगर कोई कुत्ता आपको भौ कर रहा हो तो आप उसको पत्थर मारेंगे, आप अवॉइड करेंगे ना कुत्ते को, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली तो कुत्ते ने आके आपको काट लेना है, फिर बिल्कुल उससे आपका ही नुकसान होना है। इन टीके तो आपने लगवाने हैं 14, राइट? तो भाई उस 14 टीके को लगवाने से पहले सोच लो ना। सो अगेन डेफिनेशन ऑफ गैरत क्या है वो समझनी ज़रूरी है। हाँ, मुझे इस बात पर गुस्सा है, मैं अपने बच्चे के लिए खड़ा हुआ हूँ, राइट? मेरा एक स्टूडेंट है, उसका मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि उसकी बेटी के साथ किसी ने बदतमीज़ी की, ठीक है? तो उसने फ़ौरन वहाँ पर उसको बाद में खैर वो पता चला कि जी वो बेटी जो थी वो क्या कहते हैं, इनमें कहूँगा इन्वॉल्व थी, लेकिन उसकी बेटी जो थी ना वो उसने उसको क्या कहते हैं शट अप कॉल नहीं दी टाइम पे। वो कर रहा था काफ़ी अरसे से चीज़ें, तो बेटी इग्नोर करती रही, उसने बाप को पहले नहीं बताया, तो उसको और शय मिलती गई। तो उसने बेटी को तो पहले कहा बेटा आप तो अंदर चले ना, उसने उस लड़के को पुलिस के हवाले किया। अब ये गुस्से और गैरत की इजहार था ना, ठीक है? फिर उसने बैठ के बच्ची को समझाया, बताया, जो थोड़ा बहुत उसने नाराज़गी भी इजहार किया, ठीक है? लेकिन अब अगर वो वहाँ बेटी को मारना शुरू कर देता, उस लड़के को वहाँ मारना शुरू कर देता, क्या पता वो आगे मामला कहाँ से कहाँ जाता और वो बच्ची बाप से दूर हो जाती या ना होती। तो किसी भी मामले को हैंडल करना इज़ हिकमत, ठीक है? गुस्सा इज़ नॉट दी ज़रूरत या इजहार ऑफ गुस्सा। गुस्सा तो होगा आपके अंदर, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर आप अपने इस इमोशन को बहुत अरसे तक दबा लेते हैं, लाइक जवानी में आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, आपको गुस्सा आता है आप उसको छुपा लेते हैं अपने अंदर, बुढ़ापे में जाके आप बीपी के मरीज़ बन जाते हैं, अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होता है। अच्छा यार समीरा, बीपी के मरीज़ आप कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं, आप गलत खाने पीने की वजह से बनते हैं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप बीपी के मरीज़ गुस्से की वजह से बन रहे हैं, ठीक है? नंबर 1 न, आपका अपना लाइफस्टाइल गलत होता है, आप वॉक आप नहीं कर रहे, खा पी गंदा आप रहे हैं, मुर्गन गुज़ाएँ आप खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो बीपी तो बाई प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा, शुगर भी आएगी, बीपी भी आएगा, ठीक है? शुगर है नहीं तो शुगर तो आनी है, ठीक होगी बात? सो लेट्स पुट थिंग्स, वो जो रैशनल आपका, लेट्स पुट थिंग्स इन अ रैशनल फॉर्मेट, ठीक है? नाउ अब गुस्से की वजह से आप अगर गुस्सा अपने अंदर पी रहे हैं, मैंने क्या कहा है, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, गुस्से में पीना या ना पीना बुराई नहीं है, गुस्से की मैनेजमेंट का ज़रूरी है। मुझे अगर समीरा आपकी कोई बात बुरी लगेगी ना, तो मैं आपके मुंह पे वो बात कह दूंगा। अब आपको सर अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों? मेरा ये बिलीव है कि टेंशन लेने का नहीं देने का है, ठीक है? अच्छा, अब मैं वो बात पहले कहता, अगर मैं वो पुराने वाला अली होता तो मैं मुंह पे कह देता ये क्या करके बैठी हो, ठीक है? आज मैं वही बात मेटाफोरिकली करता हूँ।
अब मेरे दिल से तो बात निकल गई। मेरी एक ये अच्छी या बुरी आदत ये है कि मैं बात मुंह पे कह देता हूँ, कहता मैं तरीके से हूँ, और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि बात क्या थी। मुझे दिल में, मेरा दिल साफ हो गया आपसे। गुस्सा कब आएगा? जब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको हर दफ़ा मिलूंगा, मुनाफिक होगा ना। अच्छा, गुस्सा आप देखना, गुस्सा करने वाले ज़्यादातर मुनाफिक होते हैं, ज़्यादातर। अच्छा, गुस्सा करने वाले मुनाफिक होते हैं? ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते? नहीं, वो गुस्सा करने वाले मैंने कहा है, मैंने गुस्से का इजहार करने वाले, या उसका चलो आप यूँ रीवर्ड कर लो, जो लोग मसलहत को नहीं समझ सकते ना, वो इवेंचुअली मुनाफिकत में पड़ जाते हैं। अच्छा। मैं अपने, वो कहता है मैं अपने अल्फाज से रजू कर लेता हूँ, ज़्यादातर की बजाय मैं कहता हूँ जो मसलियत को नहीं समझते। ठीक है, वो कैसे कि होता ये है कि आप, मैंने क्या कहा, मुझे आप पे गुस्सा आया ना किसी बात पे, तो मैंने आपको मेटाफोरिकली या इस तरीके से वो बात की कि हमारा ताल्लुक ना टूटे। राइट। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने आपको बात कह दी, बाद में, अच्छा मुझे रिग्रेट कब होगा? जब मैंने आपको कहा ज़्यादती हुई। अभी मेरा कुछ दिन पहले की बात अपनी बताता हूँ। एक जगह पे मैं जूते ले रहा था, जूता मैंने लिया, लेके मैं उसको, मैंने कहा यार दोनों पैर चेक करा दो। सर ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे भी पता नहीं, मैंने भी मान लिया ठीक है, मैं लेके निकल गया। अच्छा। वो जाके मैंने घर जूता पहना तो वो जो दूसरा पैर था ना, वो उसका एक जगह से धागा कटा हुआ था यूँ, और वो बाहर निकला हुआ था, उससे मेरा पैर बकायदा कट गया। तो मैंने जाके उसे वापस कहा, मैं कहा, कहता जी वापस तो नहीं, पैसे तो वापस नहीं होंगे और ये वापस नहीं होगा, हम इसको रिपेयर करा देते हैं। मैंने, अच्छा मुझे भी उस पर गुस्सा आया, मैंने कहा यार रिपेयर करा देते हैं क्या मतलब? भाई आपकी चीज़ ही ख़राब है, कल मैंने आपको इसीलिए कहा था आप चेक करा दें, तो आपने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं सर, ठीक है ठीक है, अब मुझे कल चेक कराते हैं। खैर वो हमारी थोड़ी सी बात जो है ना, वो मैं कहूँगा टोन भी नहीं, मैं कहूँगा हमारी डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो गई। इवेंचुअली मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा तुम एक काम करो, तुम पैसे भी रखो, जूता भी रखो, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ये जूता लेकर जाएं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लेके जा रहा, आप पैसे भी रख लो, जूता भी रख लो, ठीक है। जब मैं बाहर निकलने लगा, वो मेरे पीछे आया, सर अच्छा आप आए ना बात करें। जब उसने कहा बात करें, उसने कहा चलिए आप दूसरा जूता ले लें, मैं आपको रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने कहा तो यही बात तुम पहले कर लेते, इसमें मसला क्या था? अच्छा, अब चूंकि हमारी लंबी डिस्कशन हुई थी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? या जूता चेंज करना या पैसे वापस लेना, दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। मैंने उसको सबसे पहले कहा, मैं कह रहा आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपसे ऊंची हुई होगी। उसने कहा सर आई एम ऑल्सो सॉरी। अब जब मैं दोबारा वापस वहाँ जाऊँगा तो ना मेरे दिल में कोई बात है, ना उसके दिल में कोई बात होगी इंशाल्लाह। राइट नाउ, सॉरी करने से, ये एक लफ्ज़ है सॉरी, इसको कहते हैं, एक लफ्ज़ ही तो है। सॉरी करने से इंसान छोटा नहीं होता। ठीक है, शेर व नहंग व अज़दहा मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा। और कहोगे इतना सारा मारा है तो उसमें मारा क्या है? जो ये हमारा नफ्स अम्मारा है ना, जो जिसको हम अपने आप को कहते हैं नफ्स पे काबू पाना है। ठीक है, जब आप कोई भी बात कह के पहलवानी, वो जो हमने पहले हम बात करते ना गलत वाली पहलवानी, ये नहीं है कि मैं आपको उठा के ज़मीन पे फेंकूं। पहलवानी से मुश्किल काम है माफ़ी मांगना। बेशक। ठीक है, आप जब माफ़ी मांगने के काबिल हो जाओगे ना, समझ लेना, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, हमारी ईगोस बहुत बढ़ जाती है ना, ये तो मेरी गलती भी नहीं है यार, कुछ नहीं जाएगा। ईगो भी एक इमोशन है? ईगो इमोशन नहीं है, ईगो एक बाई प्रोडक्ट ऑफ मैनी इमोशंस है। ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, ईगो इज एक लाशऊरी अमल है, ईगो शऊरी नहीं है। ठीक है, तो वो जो उसमें मतलब आपको लगता है कि मुझे सब पता है, आपको लगता है कि यार मुझे मेरे साथ ज्यादती हो रही है, या मसलन मैं कहूँ कि जी किसी के बारे में, लेट से मैं कहता हूँ कि जी ये सारे लाहौर के रहने वाले ऐसे ही हैं, तो लाहौर वालों को तो फ़ौरन उनकी ईगो जागेगी ना। हाँ, जाहिर सी बात राइट। अब ये एंगर का बाई प्रोडक्ट है। ईगो एंगर का बाय प्रोडक्ट है इस सिनेरियो में। ओके। अगर आपको पास इल्म ही कोई नहीं है ये भी एंगर का बाई प्रोडक्ट, बट अब ये सिनेरियो डिफरेंट हो गया है। ठीक है, सो ईगो जो है वो आपका लाशऊरी अमल है। और ईगो की वजह से ही हम बहुत सारे इमोशंस में वाइल्ड हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने रुकना कहाँ है। ठीक है, सो जो बॉटम लाइन है ना मेरा मैसेज, वो ये है कि आप किसी भी इमोशन में, जब आपको कोई भी मामले में सिचुएशन पड़े, आपको पता होना चाहिए शुरू होने से पहले कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरा एंड रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटकम क्या चाहिए मुझे, तो तभी आप उस इमोशन को मैनेज कर सकेंगे। अच्छा, इमोशनल मैनेजमेंट पढ़े लिखे इंसान के लिए ज़्यादा आसान है या मुश्किल है? क्या इसका ताल्लुक एज, तजर्बे या फिर एजुकेशन से है? और अगर नहीं तो किस चीज़ से रिलेटेड है ये? अभी बहुत ही रिसेंट वाकया है, हमने वो ना घर में काम करवाना था इसका लोहे का, तो वो एक बाबा जी बैठे हुए थे दुकान पे, मे बी चिट्टे अनपढ़ बाबा, जिसने सारी बचपन से यही काम सीखा था, वेल्डर था वो।
अब मैंने वहाँ पर उसकी दुकान पे काम कराने गया तो मैंने उसकी जो हैंडलिंग देखी, मैंने उस बाबे से बड़ा सीखा। मैं 1.5 घंटा उसके पास बैठा हूँ। उस 1.5 घंटे में मैंने उसकी हैंडलिंग देखी। एक साहब आए अच्छी सी बड़ी गाड़ी में और माशाल्लाह पढ़े लिखे साहब थे, और आके बाबे के लड़के के ऊपर चढ़ गए। वो तू ये नहीं कीता, ओए तू वो नहीं कीता, मैं ऐसी तैसी तेरी ये की। वो लड़का भी आगे से ना गुस्से में आ गया। बाबा जी एकदम खड़े हुए और खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटा ये ठीक कह रहे हैं, गलती तुम्हारी है। कहा नहीं अब्बा। और बेटा था, अब्बा जी ऐसी बात नहीं है, हम ठीक लगा के आए हैं, ये रोज़ चेंज कर रहे थे। मैंने कहा बेटा ये ठीक कह रहे हैं, गलती तुम्हारी है, तुमने निकलते वक्त 1 2 3 ये काम किए। उसने कहा नहीं, जब इन्होंने कह दिया जाओ तो जाओ। उन्होंने कहा बेटा उन्होंने कहा जाओ ना, उन्होंने तो बाद में देखा ना ये क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें फ़ोन पे कहा, तुमने किसी को दिखाया। अच्छा वो बाबा जी ने जितनी वो बंदा जो आया हुआ था मेरे सामने, मैंने देखा कि वो बंदा एकदम शर्मिंदा, उसके पसीने छूटने लग गए। बाबे ने उस बच्चे के थ्रू उसको शर्मिंदा करवाया, इतना शर्मिंदा करवाया। अब ये आप कहो कि ये अनपढ़ आदमी है, इसको कैसे पता चलेगा? और वो पढ़ा लिखा था, करेक्ट। सो इट इज़ नॉट अबाउट हिकमत। जो है देखो, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस इज़ हिकमत। सबसे पहले आप तालीम लेते हैं, तालीम लोएस्ट लेवल है। तालीम आपको सिर्फ डिग्री के जो है ना दरवाज़ा खुलवाती है नौकरी का। तालीम के बाद आपके पास इल्म आता है, इल्म के बाद आपके पास जो है शऊर आता है, शऊर के ऊपर है हिकमत और दानाई। ये दो वो चीज़ें जो मेरे रब ने कहा कि मेरे पास है, मैं हर एक को नहीं देता। ठीक है, तो आप सफ़र तो शुरू करो वहाँ तक जाने का। ठीक है, तो हिकमत जो है ना, अब हकीम लुकमान की आप अगर वो सारी जो है नसीहतें अपने बेटे को वो पढ़ो कुरान में, ठीक है, वो हिकमत की बातें हैं, करेक्ट। सो ये इसका एज से, इसका क्या उसे कहना चाहिए, तालीम से, तजर्बे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, ये सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। आज से 15 साल पहले का अली स्पॉन्टेन, मेरे अपने वाले साहब की आपको बताई, ठीक है, बल्कि 15 भी नहीं, उनकी तो 98 में डेथ हुई थी, ठीक है। तो आप उस साल देख लो, उस वक्त मेरे वाले साहब मुझे कह रहे थे कि बेटा तू हिकमत से काम नहीं लेता, तू गुस्से में आ जाता है, तू लड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और आज के अली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यस, तालीम से भी फ़र्क पड़ा, तजर्बे से भी फ़र्क पड़ा, एज से भी फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब देखो ना, अक्सर मेजॉरिटी अम्बिया को नबूवत 40 साल के बाद मिली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 40 साल पे मिली, राइट। क्यों? क्योंकि एज से फ़र्क पड़ना है, तजर्बे से फ़र्क पड़ना है, उस वक्त तक ग्रूमिंग होनी है आपकी। एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है उसमें, कोई मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके एग्जैक्ट डिटेल तो शायद कोई आलिम ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो पढ़ा लिखा होना, आपको सड़कों पे कितने पढ़े लिखे जाहिल मिलते हैं जो हर वक्त लड़ने को भी तैयार बैठे होते हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो सर फाड़ देते हैं, सर फाड़ देते हैं। हालांकि यार एक्सीडेंट, ये गाड़ी है, लग गई तो क्या करें। अभी अब मैं मेरे बेटे से गाड़ी चला रहा था तो पीछे से एक बाबा जी ने आई, गाड़ी मार दी। इसने मुझे फ़ोन किया कि अब्बू क्या करूँ। मैं कहा बेटा क्या, वो क्या कह रहे हैं? कहते वो कह रहे हैं हम ठीक करवा देते हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अपनी वर्कशॉप से जाना है, उसने वर्कशॉप वाला कह रहा है कि मैं ये करूँगा। मैं कहा बेटा करवा रहे हैं ना, ठीक, जाने दें। इसके बरक्स अभी हमारे इस्लामाबाद में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर हमारा वो फ्री कुरान एजुकेशन सेंटर के ना गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी लग गई। अब वो जिससे गाड़ी लगी उस बंदे ने कहा जी मैंने तो जाके सुजुकी कंपनी से ठीक करानी है, नहीं है तो मुझे ये बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको उन्होंने कमरे में बंद कर लिया। अब ये दोनों मामलात हैं। हम असल में माफ़ नहीं करते ना, हम बख्शते नहीं हैं। हम जब हमारा हाथ पड़ता है हम नौज़ुबिल्लाह खुदा बनने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर हमें फिर समझ नहीं आती कि हमने रुकना कहाँ है। हमारी लॉजिक सारी ख़त्म हो जाती है, लॉजिक ख़त्म, रैशनल ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, ठीक है। क्योंकि वो गाड़ी शायद मेरे लिए पूरी दुनिया है, राइट। यार लग गई है ना, ठीक है, माना मुझे भी गुस्सा आएगा जब मेरी गाड़ी को खड़े खड़े गाड़ी ठोक जाएगा। और जो बेटे की जिसने गाड़ी मारी थी वो पार्किंग में खड़ा हुआ है। वो बाबा जी को पता नहीं किस बेचारे अपनी परेशानी में थे कि उन्होंने पार्किंग में खड़े हुए को गाड़ी सड़क से उतारते हुए क्यों मार दी सीधी। भाई कोई लॉजिक ही नहीं बनती, राइट। लेकिन अब वहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा करता, गुस्सा करता, तो एक तो बुज़ुर्ग थे, उनसे बदतमीज़ी भी होती, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडरेशन में लाना पड़ता है। समटाइम्स आप इमोशनली एंड रैशनली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फोर्स होती हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करती हैं। फॉर एग्जांपल फ़िरोज़ खान ने रिसेंट टाइम्स में बताया कि उन्होंने कुछ शैतानियत वाइब्स, शैतानी वसवसे महसूस किए, उनको कुछ ऐसी वाइब्स आई जिससे बहुत से इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। काला जादू को उन्होंने डिस्कवर किया। तो इस सिचुएशन में आपके लॉजिक्स एंड आपके इमोशंस काम करते हैं क्या? मेरा पहली बात तो ये कि जादू बरहक है, ठीक है, इसके ऊपर तो हम कोई दूसरी बात राय है ही नहीं। नाउ
मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, इसके ऊपर मेरी पॉडकास्ट भी इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर 90% जादू जिन्नात के केसेस साइकोसिमेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, और उनको हमारे जो मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा जो हमारे शोबदाबाज हैं, मैं आमलीन नहीं कहता, जो अमल का जो वाकई जो पढ़े लिखे उल्मा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो शोबदाबाज है ना वो उनको हवा देते हैं, ठीक है। मसलन आपको मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर इसके फ़िरोज़ खान आई डोंट नो जो भी ये साहब हैं इनकी तरफ आते हैं, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि समीरा आपको रात को ख्वाब में कभी छिपकली आई है, वो छिपकली जो थी वो ऐसे ज़ुबान निकाल रही थी, अब आई है या नहीं आई है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा है कि आपके माइंड में छिपकली की पिक्चर बनी है, बिल्कुल बनी है, राइट। अब आपको शायद किसी ने ये बताया हो कि जी छिपकली जो है वो तो मौत का निशानी है, और छिपकली का आना और सांप का आना ये है और वो है, ये अफवाहें लोगों ने फैलाई हुई हैं, ठीक। भाई मुझे दिखाओ यार, कुरान और हदीस में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है छिपकली मौत की निशानी है, ख्वाब में आना, ठीक। लेकिन ऐसे वो चीज़ें डाल के, बिकॉज ये इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, होती कौन है ज़्यादा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी ख़वातीन सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट होती हैं, कोई शक नहीं है, ठीक है। काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब जब ये सारी नॉर्म्स चल रही होती हैं, जादू बर हक है, बिल्कुल है। जिन्नात लोगों के साथ जिनको मामलात हैं, मैं वो भी बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते, वो होते हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो आपके अंदर आ सकें। जब चे जाए कि आप खुद गंद में रहें और उनको अपने अंदर आने की इजाज़त दें, ठीक है, या अपने साथ कंट्रोल करने की इजाज़त दें। इंसान अशरफुल है, इंसान आसानी तकवीम है, वो आसानी तकवीम नहीं है, ठीक है। हम अशरफ हैं उनसे, ठीक, हम उनसे बड़े हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मेरे से छोटी है वो मुझे कंट्रोल कर सकती है, हाँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को, अपने नफ्स को बेच रहा हूँ शैतान के आगे, तो फिर तो मैं मजबूर हूँ ना। और नफ्स कैसे बेचे जाते हैं, बेतहाशा तरीक़ों से बेचे जाते हैं। मैं झूठा हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, मैं गंदा रहता हूँ, मैं सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करता, मेरे घर गंदे हैं, मेरे नशे करता हूँ, मैं जानी हूँ, मैं शराबी हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी उनके आगे अपने आप को डाला हुआ है ना मैंने, राइट। जो वो चाहते हैं वो आप कर ही रहा हूँ मैं, कारीन के आगे अपने जो है मैं अपने आप को बेचता हूँ, ठीक है। जो मेरा हमजात है मैं उसके आगे अपने आप को बेच देता हूँ, लोग बेचते हैं अपने आप को। ये एक लंबी डिटेल साइंस है, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। जब मैंने ऐसे काम किए हुए हैं, अच्छा अब आपका सवाल ये होगा कि ये जिन साहब की आप बात कर रही हो, फ़िरोज़ खान की, ये जो भी हैं, ठीक है, कि जी इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा। भाई ये जवाब मैं नहीं दे सकता, ये जवाब आप नहीं दे सकती। हर इंसान को, ठीक है, अपने अमाल का, अपनी चीज़ों का, मामलात का खुद पता होता है। हाँ, कभी कभी जिसको हम हसद जो है ना, या नज़र लगना, हम उसको भी जादू से ताबीर करते हैं। नज़र लगना भी बरहक है, बल्कि क्या होता है, माँ की नज़र औलाद को सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। हासिद का हसद जो है वो इस हद तक बढ़ सकता है कि वो इंसान को कब्र में ले जाता है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ठीक ना। उस सिनेरियो में आप किसी अच्छे बंदे से जो सही मानों में रुकिया जानता है, उससे रुकिया कराएं। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और मेहरबानी करें जिससे रुकिया कराएं, रुकिया वैसे ही करते रहना चाहिए। मैं तो घर में मेरी बेगम ने तो रोज़ लगाया होता है रुकिया, रोज़ सुन रही होती है घर में ऐसी, ठीक है। आयतें ही है ना कुरान की, किसी की वीडियो में लगा लें। तो रुकिया वाले को उसके रुकिये का मुआवजा दें। हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है कि ओहो ये तो जी अब वो क्या करेगा कि हमने उसको चूँकि कुछ देना नहीं है, तो वो आपसे कहेगा काला बकरा ले आओ, फलानी सिरियाँ ले आओ। अब वो और ज़्यादा वो माहौल बनाएगा, वो बैठेगा भी ऐसे माहौल में, काला कमरा होगा और वो धुएं छोड़ रहे होंगे, ठीक है। सो अब आप पहले ही बंदा जो है डरा हुआ है, ऊपर से उसको और डराया जा रहा है। नाउ ये मैं क्या कहूँगा, फिर लोग कहेंगे क्लासिकल तरीके से मैं किसी भी एक नॉर्मल इंसान जिसको आप बिल्कुल नॉर्मल कहो, मैं 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट के बाद वो बंदा ये मान जाएगा कि उसके ऊपर जिनों का साया या उस पर जादू हुआ हुआ है। अच्छा, कैसे? जरा कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट डेमो कर लें। डर ना जाना फिर, नहीं, हल्की आंच पे करेंगे। एक छिपकली की आपको एग्जांपल दी है ना, हाँ, ठीक है। हाँ। अब इसी तरह आपके साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपके साथ जो है ना कुछ ऐसा है, आजकल मामलात ठीक नहीं जा रहे हैं, शायद आपके घर में कोई बंदिश हुई हुई है, आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ठीक है। आपके दोस्त यार जो हैं वो आपको तंग करते हैं, आपके किसी बड़े करीबी ने आपके साथ बहुत जल्दी रिसेंटली धोखा भी किया है, कभी हुआ है ऐसे, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये शायद कुछ भी ना हुआ हो। हाँ। अब मैं आपके माइंड में ये थॉट्स इंजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, माइंड की एक ख़ास बात ये है, माइंड वर्ड्स की मीनिंग नहीं जानता, माइंड पिक्चर्स को देखता है।
मसलन मैं अगर अभी आपसे कहूँ कि आप इमेजिन करो एक लेमन को, ठीक है, और उस लेमन को आप अपने हाथ उठाओ, आंखें बंद करो और इस लेमन को सूंघो करीब लाके। अब इसको नीचे रख के छुरी से काटो, आंखें बंद रखो, छुरी से इस लेमन को काटो, दूसरे हाथ में छुरी ले लो और इस कटे हुए लेमन को अपने मुंह के पास लेकर आओ और जुबान पे निचोड़ लो। क्या हुआ? खोल दो आंखें। फील आई है, फील आई है, एक फील लाजमी आई है। लेमन था आपके पास? बिल्कुल नहीं। पंजाबी में कहते हैं किदे नाल झूठ बोल रहे हैं, इंसान सिर्फ अपने नाल झूठ बोलता है, ठीक है। अब ये लेमन नहीं था आपके पास, लेकिन क्योंकि हमारे माइंड को लेमन के वर्ड से लेमन की पिक्चर बन गई। अब ये है मैनिपुलेशन, ठीक है। मैं अगर आपको इसी तरह जिन्नात के बारे में, आपको पता है वो फलाने दरख्त के साथ बैठा था, मैं उस दिन एक बंदा मुझे बता रहा था कि उस दरख्त के नीचे अगर आप बैठे ना तो वहाँ पर चुड़ैलें और जिन्नात वहाँ रहते हैं। मैं जब छोटा सा था तो ये गेमें हमारे साथ हमारे कज़न्स खेलते थे, बड़े कज़न, ठीक है, कि वो ये मेरे फूफा जान की ट्रांसफ़र हुई हुई थी इधर सरगोदा की तरफ, तो वहाँ पर ना उनका जो घर था वो काफ़ी बड़ा, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में से उनको बड़े बड़े घर मिलते थे। तो जो उनके बाहर सर्वेंट क्वार्टर था ना, ठीक है, उन्होंने कहा जी उधर नहीं जाना उस तरफ। अब उस कमरे में जिन्नात रहते हैं, रात को दरवाजे हिलते हैं, ठीक है। मैं शरारती था, छोटा सा, मैं चला गया। अब जब वहाँ गया हूँ तो जाती हवा चल रही थी, खिड़की यूँ हिली है, मैं चीखें मारता वहीं बेहोश होकर गिर गया। अब सुबह मैं उठूँ तो कोई कहे कि जी इस पर जिन्न आ गया था। वो भाई वो मेरे माइंड में इंस्टॉल किया गया था। फिर उस दौरान आपके लॉजिक्स गायब भी हो जाते हैं ना, गायब हो वो जाते क्यों हैं। होता है? हाँ, वो इसलिए ना क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको कहा, लेमन वाली एग्जांपल दी, ठीक है। क्या ये लॉजिकली इस बात पे आप एग्री करती हो कि लेमन नहीं था लेकिन फिर भी मुंह में पानी भी आया और आपकी आंखों ने हल्का सा यूं भी किया, राइट? आपको लेमन की फील आई ना, फील आई है, राइट? डेफिनेटली। तो कहाँ गई आपकी लॉजिक? ये तो मैंने एक लेमन की पॉजिटिव अफर्मेशन दी है आपको। यही मैं अगर आपको नेगेटिव करूँगा, अभी आप देखो हम जहाँ बैठे हुए हैं ना, यहाँ कितना अंधेरा है, ये बत्तियाँ अगर बंद हो जाए एकदम आपको मैं डार्कनेस में लेके जाऊँ, और जितना आप डार्क में जाओगे एक साइड से धुआं उठना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे धुआं उठेगा, ये जो आप देख रही हो ना, ये एक यहाँ पर ये चीज़ उड़ रही है, ये बेसिकली एक जिन है जो उड़ इस फॉर्म में आया हुआ है। इस जिन का काम है कि ये आपको पकड़ेगा। अभी आप पीछे आके आपके खड़ा हो गया, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं ये बातें किए जा रहा हूँ, एक वक्त आएगा कि आप, अभी तो हम चूँकि एक मेकशिफ्ट उसमें है ना, बट यही आप इमेजिन करो बाबा जी ने वो कड़े क्या पहने हुए हैं और वो माले पहने हुए हैं, हाँ। और धुआं उड़ रहा है, और उस धुएं के अंदर बाबा जी ने माहौल बनाया हुआ है डार्कनेस का। यहाँ तो हमने लाइटें ऑन की हुई हैं ना, वहाँ पर लाइट भी ऐसी होगी कि बंदा पीछे मुड़ के देखेगा। एक ना वो एक एंकर ने एक बंदे को पकड़ा था, एक ढोंगी बाबे को, कोई झंग के करीब था, मुझे याद नहीं है उसका नाम आ रहा। तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो कहता है, जब वो आया ना उसकी वीडियो जब वायरल हुई तो वो कहने लगा कि सर ये इस बाबे की स्टोरी सुनाऊं मैं आपको। मैं कहा सुनाओ। वो कहता सर मैं आज से, पाकिस्तान, वो दुबई की बात है, तो कहता सर मैं आज से कई साल पहले ना मैं बड़ा परेशान था, वालिद साहब की डेथ के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारे वालिद साहब को कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था, एक एक चीज़ हमसे छीन गई। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम इन बाबा जी के पास जाओ, ये बाबा जी जो है ना ये तुम्हें बताएंगे क्या मसला। तो मैं चला गया, तो कहता सर मैं यूँ जाके बैठा हूँ, सामने कमरा, खाली कमरा है, कमरे में कोई नहीं है, बाबा जी हैं और मैं हूँ, और मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, बाबा जी ज़मीन पे बैठे हैं, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ठीक है। तो बाबा जी ने कहा आंखें बंद करो, मैंने आंखें बंद की। तो उसके बाद बाबा जी ने कहा कि देखो अभी जो है ना तुमने घबराना नहीं है, मेरे मुक्कल आएंगे और वो आके तुम्हें तुम्हारे बारे में जवाब देंगे। अगर तुमने आंखें खोली, ठीक है, तो तुम भस्म भी हो सकते हो, तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम पागल भी हो सकते हो। अब बाबा जी ने सारी इंस्टॉलेशनें पहले कर दी उसके अंदर, ठीक हो गई। वो कहता है सर मैंने आंखें बंद रखी, लेकिन कहता मैं भी ज़रा लॉजिकल आदमी था, तो मैंने हल्का नखियों से मैं देख रहा था, एकदम पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, ठीक है। दरवाज़ा खुला है, बाकायदा एक सांप के चलने की तरह की आवाज़ से एक बंदा, कोई चीज़ अंदर एंटर हुई है, आके उसने मेरे यहाँ पर यूँ अपने आप को फेरा है, ठीक है। मुझे बाकायदा यूँ फील हुआ कि जैसे ना वो सांप ज़ुबान नहीं लगाता, मेरे यहाँ जो ज़ुबान सी लगी है, और फिर वो जो है वो सांप चला गया है, ठीक है। तो फिर बाबा जी ने मुझे कहा अच्छा आप आँखें खोलो। तो उसने ये बताया कि तुम्हारे फ़लाने रिश्तेदार ने तुम पे जादू किया हुआ है। उन्होंने कहा जी फ़लाने का नाम? मैं कहा नाम हम अभी नहीं बताएंगे, नाम के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। कहता अच्छा मैंने एक काम ये किया हुआ था कि मैंने हिडन कैमरा साथ रखा हुआ था, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है। कहता कि मुझे एतबार नहीं था बाबों पे।
तो कहता मैं बाहर निकल के मैंने खैर मैं तो ये वो नहीं था इस किस्म का कि मैं मीडिया का बना था, मीडिया पे लाता। तो वो जो मीडिया वालों ने एग्जैक्टली यही काम किया, उसको एक्सपोज जब किया है बाबे को, कि वो प्रॉपर एक प्लान्ड बंदा था जो वो लकड़ी वो रबड़ के सांप को पीछे लेके घुसाता था और फिर उसके हाथ से वो अपने हाथ से सारा कुछ कर रहा था। अब आंखें बंद हैं उसकी, ठीक कहता मैं देख रहा हूँ कि दरवाज़ा खुला है, बंद हुआ है, उसके बाद जब सांप गायब हुआ है तो दरवाज़ा है कोई नहीं। अब उस कमरे में हिडन डोर था जहाँ पर वो सांप चला गया, ठीक है। जैसे अब आपकी ये दीवार है ना, इस दीवार में अगर हिडन डोर हो इसको आप नहीं जान सकते, करेक्ट। सो अब ये सब जब चीज़ें हो रही होती हैं तो हमें उनको पता होता है। और अच्छा मज़े की बात है, आपकी हिस्ट्री वो पहले ले चुके होते हैं। अच्छा, कैसे भाई जब आप किसी भी वजह जाते हैं ना, हाँ जी, तो वो बाहर कोई ना कोई बंदा, हाँ जी क्या मसला है आपको, अच्छा ये मसला है, मुझे ख्वाब में जो है ना वो छिपकलियाँ आती हैं, अच्छा ठीक है, आप कितने बहन भाई हैं, कहाँ रहते हैं, वो सारी हिस्ट्री ले चुका हुआ है। अब वो कहेगा जाए अंदर जाएँ, ठीक। जब आप अंदर जाएंगे तो बाहर के माइक्रोफोन से, आजकल तो ब्लूटूथ ने ज़िंदगी आसान कर दी है ना, अंदर के माइक्रोफोन में सब पहुंच जाएगा, आपसे पहले आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुंची हुई होगी। तो बाबा देख के कहेगा अच्छा, आंखें बंद है, कहेगा हाँ तुम समीरा हो, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सुनो पे काम करती हो, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम टीवी पे मीडिया पे काम करती हो, अच्छा। मतलब इस तरह की ना ये तो बातें। बहुत गंदी फील्ड है, छोड़ दो, ये शरीफों की फील्ड नहीं है। इसीलिए तुम्हारे पे ये सब बुराइयां आई हुई हाँ, हैं। लोग तुमसे जलते हैं, तुम टीवी पे आती हो, तुम पे Exactly, नजर है, हसद ठीक है। है। अब ये देखो रियल जो है, मैंने क्या कहा, जो रियल बंदा होगा ना वो रॉन्ग नंबर नहीं होगा। वो बंदा आपको, एक मेरी बात याद रखना, एक डिफरेंस है बड़ा सिंपल, रियल बंदा आपको होप देगा और अनरियल बंदा आपको तोप देगा, ठीक है। जो होप दे रहा है ना, इसका मतलब है कि वो आपके लिए गलत नहीं है। वो कभी भी आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो हमेशा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। सो अब इस सिनेरियो में भी अब आप ये जो कुछ चीज़ें जो उस बंदे ने कहा कि जी मुझे ये फीलिंग्स आ रही थी, हो सकता है वो सच हो, मैं ये नहीं, कई बार मुझे लोग कहते हैं सर हमारे अपने बिस्तर के नीचे वो पड़े हुए थे तावीज़। वो भाई मैं, चलो आपको अपना आज से कोई 4 साल पहले का एक केस है मेरे पास आया, मैं वो सुनाता हूँ आपको। हाँ, ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी आपके मीडिया के ही हैं, उनकी एकदम मुझे कॉल आई, मुझे कहने लगे कि यार अली भाई हमारे एक दोस्त हैं, इनका ना काफ़ी बड़ा बिजनेस है, तो इनकी बेटी पे जिन आ गया है। अच्छा। तो मुझे ख्याल आया कि मैं कहा यार मैं जिनों वाला बंदा ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार अली भाई मुझे शक है ये जिन शिन नहीं है, ठीक है, ये कोई 5-6 बाबों के पास हुए हैं, तो आप आएँ। मैं गया उनके दफ्तर में। अब वहाँ दफ्तर में जब गया तो वो बच्ची को जाकर उसका चाचा लेकर आया। तो जब वो बच्ची एंटर हो रही है तो बाहर से ना यूँ, जब वो इस तरह था, उनके खिड़की भी थी उनकी चारों तरफ दफ्तर की, तो बाहर के मोटरसाइकिल रुका है, वो बच्ची ना मुझे यूँ घूरती हुई ना अंदर आ रही है। अंदर आते ही कहती है कौन है ये इसको निकालो यहाँ से बाहर। तो उसके बाप ने कहा कि बेटा ये मेरे दोस्त हैं, ये अंकल हैं, ये बैठो इनसे बातचीत करो, आओ गपशप लगाएं। अच्छा वो बच्ची आगे बैठ गया, मैं क्या गप लगाऊंगी इसके साथ, इसको तो आता ही कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा ये मुझे तंग करने आया है। कहीं बेटा आप तो इनको जानती ही नहीं हो। नहीं मैं पता चल जाता है मुझे सब कुछ, ठीक। अच्छा वो बैठी बच्ची, अब वो कहता है जी हम हर तरह से फलाने बुजुर्ग के पास भी हो या इसके पास भी है, ये बच्ची का जिन नहीं उतर रहा, ठीक है। मैं को 10 मिनट उसके साथ बैठ के वैसी गपशप लगाई। पहले मैंने उसको ईज़ आउट किया, फिर मैंने कहा बेटा, अच्छा वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसके, मैंने कहा बेटा आप क्या हुआ, क्या मेरे भाई ने इनको बताया नहीं है, तुमने इसको बताया नहीं कि मुझे क्या हुआ, ठीक है। अपने बाप को यूँ कह रही है ना। वो कहता है जी ये पेपर्स थे इसके, पेपर से पहले इसके भाई ने इसको तंग किया, जिस दिन इसके भाई ने तंग किया मैथ्स का पेपर था अगले दिन, ठीक है। तो ये बच्ची मैथ्स में बड़ी अच्छी है, लेकिन उसी दिन रात को इसको जो है ना वो दौरा पड़ा है और उसके बाद से ये ऐसी हो गई है। अच्छा मैंने उसका कहा बेटा सुना आपका मैथ्स बड़ा अच्छा है। हाँ अच्छा है। अच्छा वो अच्छा कहा साथ ही। मैं कहा यार ये 25+ जो 25+ से 8 क्या होता है, उसने फ़ौरन जवाब दिया। मैंने कोई 2-4 सवाल और पूछे, मैंने अलजबरा का एक सवाल पूछा, उसने जवाब दिए। अब मुझे समझ आ गई कि ये ड्रामा कर रही है। भाई जिस पे जिन शिन आया होना है ना, उसको एक एक चीज़ मैथ्स की याद है, ठीक। इसी तरह मैंने उससे बायो का पूछा, फिज़िक्स का पूछा, तो तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने बाहर निकल उसके बाप को कहा, मैंने कहा जी इसको कुछ नहीं है, बच्ची गई है अपने ही ट्रैप में फंस, इसकी पेपर्स की तैयारी नहीं थी, अच्छा ठीक है। अब आप इसको एक एस्केप रूट दे दें कि जिस मर्जी बाबे को बुलाना है ना बुला के इसकी झाड़ पूंछ करवा दें। ये बच्ची अब निकलना चाह रही है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि मैं वापस कैसे आऊँ, तो उसको वापसी का रास्ता दे दें। कहता है आप मजाक कर रहे हैं। मैं कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप चाहे मुझे दाढ़ी बना के ना झाड़ू पकड़ा दें, मैं जाकर पानी फेंकूंगा, मैं गारंटी देता हूँ बच्ची आपकी 10 मिनट बाद ठीक होगी।
अच्छा खैर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन मुझे वो दोस्त की मेरे कॉल आई, मीडिया वाले, कहता यार वो बच्ची ठीक हो गई। मैं कैसे? कहते वो एक बाबा जी को उन्होंने बुलाया था शाम को, उन्होंने आके उस बच्ची को ऊपर से जिन उतारा है, वो एकदम चीख मार के बेहोश हुई है, सुबह ठीक हो गई। अब वो बच्ची को मसला कोई नहीं था। अब ये टीवी ड्रामे देख देख के ना हमारे बच्चे समझते हैं कि यार ये भी एक तरीका है, राइट। नाउ ये बताने का मकसद ये कि सारे जो है ना अक्सर जो केसेस हैं वो साइकोलॉजिकल केसेस हैं, ज़रूरी नहीं, और उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको फिर ख़राब किया जाता है घर वाले के साथ। अब वो बच्ची के लिए उसके बाप ने उस वक्त तक कोई 2-2.5 लाख रुपया उस पर लगा चुका हुआ था, नजरें नियाजें करते करते। मुझे उसने 2 रुपए नहीं दिए। मैं कहा यार मैंने भी दे दो फीस। मेरा भी मेरा भी जिन तो मैंने उतारा है। जिन तो मैंने उतारा है ना, ठीक है। हाँ, मतलब लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं उस टाइम, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, इसमें एज भी नहीं काउंट होती। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको माशरती तौर पे ऐसे तैयार किया जा रहा है ना कि भाई जिन आ गया तो ये हो जाएगा, फलाना आ गया तो वो हो जाएगा, तो आप लॉजिकल सोच रखते ही नहीं है। वो लॉजिक की लॉजिक खत्म हो गई है। अच्छा, एज की हमने बात की, जनरेशनल डिफरेंसेस बहुत काउंट होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हम आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और इमोशंस पे बहुत बात करते हैं कि कोई बात नहीं, इसने ये बात की होगी तो इसकी ये इमोशन हुआ होगा, वो डिप्रेशन में बेचारा चला गया, उससे इस तरह से बात ना करो, वो मायूस हो जाएगा बेचारा। जबकि जो हमारे बड़े हैं वो रैशनल थिंकिंग पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए हमारे उसूल पहले हैं। तो अब इस बीच में कौन सही है कौन गलत है? हम आजकल के बच्चे या फिर जो हमारे पुराने अदवार के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सही हैं? बेटा देखो, उसमें ना समीरा बात यह है कि जब इकबाल ने कहा था बहुत अरसा पहले, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ठीक है। सो कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। हर जनरेशन की गालिबन, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, गालिबन हज़रत अली का ये कॉल है कि अपने औलाद की परवरिश या उनकी जो भी वो क्या कहना चाहिए डेवलपमेंट, हाँ। उनके ज़माने के मुताबिक करो, अपने ज़माने के मुताबिक नहीं, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनर्जी। यूथ इज़ एनर्जी, ठीक है। वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, आई से यूथ इज़ प्लेटिनम, राइट। सो आप गोल्ड को और प्लेटिनम को साथ लेकर चलेंगे ना तो ही बेहतर है। रैशनल थिंकिंग सिखाएं, और उनके हमारे यूथ के एक इशू है कि वो इमोशंस में वो समझते हैं हमें सब पता है। मार्क ट्वेन एक राइटर है, उसका बच्चों की कहानियाँ लिखने का बड़ा मशहूर राइटर है मार्क ट्वेन। उसकी एक जुमला मैं हमेशा कोट किया करता हूँ अपनी ऑटोबायोग्राफी में। वो लिखता है कि व्हेन आई वाज अ किड 11 years old, आई वाज सरप्राइज्ड दैट माय फादर न्यू नथिंग, ठीक है। ओवर द ईयर्स I started becoming amazed with the amount of knowledge my father was gaining through the years. यानी कि जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था मेरा बाप बेवकूफ़, इसको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे हैरत होती गई कि मेरा बाप सीखने लग गया है। असल में सीख वो रहा था, ठीक है, बाप नहीं सीख रहा था। समझ उसको आने लग गई थी कि बाप जो कहता था वो क्यों कहता था, करेक्ट। सो इन दोनों चीज़ों का, रैशनैलिटी एंड इमोशन, बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। जो आपने एक लफ्ज़ में बोला असूलों का, कि असूल क्या है, यार असूल बनाए जाते हैं ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अगर वो असूल ही ज़िंदगी ख़राब करने लग जाए, सवाए उन असूलों के जो मेरे रब ने कायम किए हैं बस, या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए हैं, उनके अलावा कोई भी असूल, कोई भी ज़ाब्ता हयात इस दुनिया ने बनाया है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें फ्लॉज हैं और रहेंगे। दी ओनली परफेक्ट थिंग इज़ कुरान, जो मेरे रब ने हमें असूल दे दिए हैं, ठीक है। मसलन जना से बचो, ठीक है, झूठ से बचो। ये वो असूल है कि जिनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हो आप। लेकिन आपने गाड़ी कौन सी लेनी है, आपने गाड़ी का रंग क्या चूज़ करना है। अब मैं कहूँ जी मेरी ज़िंदगी का ये असूल है कि मैं हमेशा गाड़ी वाइट कलर की लेता हूँ, अबे यार क्यों हो गया असूल है, तू गाड़ी ब्लैक ले ले भाई, कोई फ़र्क पड़ता है इससे। सो यहाँ पर जो है ना, ये मतलब हमारे ख़ानदान में जो है ना, वो ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती। हेलो, ये कौन से कुरान में लिखा हुआ है, कौन सी हदीस का जिक्र है ये, करेक्ट ना। वो असूल जो आपके ख़ानदानों को, ताल्लुकात को ख़राब करें, क्योंकि उनके लिए भी एक असूल दिया गया है कि हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। तो वो असूल जो हकूक़ुल इबाद को सत्यानाश कर रहे हैं ना, उनको चेंज कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब कि दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। इमोशन से भी आपको खेलना चाहिए, लॉजिक से भी खेलना चाहिए। इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड, इट हैज़ टू बी अ बैलेंस, ठीक है। कोई एक चीज़ की भी ज़्यादती जो है ना वो सही नहीं है। हम जीनियस की एक जो डेफिनेशन है ना, जीनियस की डेफिनेशन ये दी जाती है कि वो दे थिंक फ्रॉम देयर इनर सेल्फ एंड दे एक्ट फ्रॉम देयर आउटर सेल्फ। वो दैट पर्सन इज़ अ जीनियस।
कि आपने अपने इमोशंस को भी समझा और उसके बाद आपने एक्शन जो है वो रैशनली किया। सो इमोशन एंड रैशनल go hand to hand and go together. एक रिसर्च ये साबित करती है कि दुनिया में जितने भी टॉप कंपनीज हैं उनके मैनेजर्स बहुत रूथलेस होते हैं। हम अक्सर देखते हैं ना कि जो जितना गरीब होगा उसमें उतनी एम्पैथी होगी, वो आपके इमोशंस को समझ सकेगा, वो कहेगा नहीं नहीं बेचारे ने खाना नहीं खाया, काम बाद में कर लेंगे, पहले इसको खाना खाने दो। जबकि जो हमारे मैनेजर्स होंगे वो कहेंगे खाना बाद में खाओ, काम पहले करो, पहले मुझे रिपोर्ट बना के दो। अच्छा, उसी रिसर्च के बराबर में एक और रिसर्च भी मौजूद है। आपने अगर वो रिसर्च नहीं पढ़ी तो वो भी ज़रूर पढ़ना, कि एक होता है मैनेजर, एक होता है लीडर। जो अगर वो टॉप कंपनी का मैनेजर है तो वो शायद रूथलेस होगा, लेकिन अगर वो लीडर है तो पीपल वुड लव टू वर्क फॉर हिम। करेक्ट? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा जान देते थे। उनको कोई जंगें लड़ने के लिए पैसे नहीं मिलते थे उस वक़्त, ठीक है? कोई ऐसा नहीं था कि भाई जो फ़ौज में जाएगा उसको तनख्वाह मिलेगी, राइट? ठीक है, माले गनीमत मिलता था, वो चीज़ें बाद में शुरू हुई ना, राइट, जब डिस्ट्रीब्यूशन आई। लेकिन वो यानी कि आप वसल्लम के लिए सहाबा आके ढाल बन जाते थे, राइट? क्यों? बिकॉज आप अगर अच्छे लीडर हैं ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीपल शुड फाइंड यू एज अ मैग्नेट। ना जिन लोगों की आप बात कर रही हो रूथलेस होने की, ये हमें सिखाया, उन लोगों को सिखाया जाता है कि जी रूथलेस हो जाओ, राइट? वो घर में क्यों नहीं रूथलेस होते? जो अपने बॉस के साथ क्यों नहीं रूथलेस होते? ठीक है, वो स्टाफ के साथ क्यों रूथलेस है? अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी याद रखो, सिर्फ खाने की बात नहीं है कि खाने के लिए या कोई चीज़ों के लिए। हमारे यहाँ पर जो भी बंदा, एक चीज़ है, मैं आपको एक कहता हूँ समीरा, आपने 4 बजे पॉडकास्ट करनी है, आप 6 बजे तो सो के उठ रही हो, करेक्ट? और आप मुझे कह रही हो कि सर मैंने खाना नहीं खाया, हम 7 बजे तक पॉडकास्ट कर लें। नो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं आपका बॉस हूँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी? जाहिर सी बात है आपको डांट पड़ेगी, गुस्सा आएगा बॉस को। ठीक हो गया बात। अब जब हम कुछ देखो, एक्सेप्शंस हर जगह है, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जितने भी लोगों को, मेरा जो बॉस था, अब आप ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब शेल में था, मेरा बॉस, उससे उसका बॉस और उसके ऊपर जो जीएम था, 3 लेवल थे मुझसे ऊपर जीएम के। वो जीएम साहब, अब मैं एक ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में एक छोटा सा ड्रिलिंग इंजीनियर था, वो पूरी शेल के उस मिडिल ईस्ट का जीएम था, ठीक है? मेरा बच्चा पैदा हुआ, वो पूरी की पूरी उसकी फैमिली मेरे घर खुद फूल लेकर आई, ठीक है? उसकी बीवी भी और वो बंदा भी कई दफ़ा मेरे घर मतलब आते थे हाल चाल पूछने, ठीक है? जब जिन दिनों में हम घर पे, यार वो पेरेंटल लीव होती है ना, उसमें पूछने आते थे। हर दूसरे तीसरे दिन उसका फ़ोन आता था कि यार, अब यार वो जीएम है, करेक्ट? लेकिन इसके बरक्स जब हम काम कर रहे थे, हमसे मेरी ना एक कुलीग के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई, ठीक है? उस बंदे ने मुझे ऐसा रगड़ा। अच्छा, मैं तो समझता ये तो मेरा दोस्त है यार, मेरे घर आता है, इतनी दफ़ा आया जाया गया है। इवन मेरी शादी पे वो मियाँ बीवी पाकिस्तान आए, ठीक है? तो अब आप समझो कि यार ये तो पता नहीं, मैं तो मेरा जिगरी यार है, मेरी साइड लेगा, करेक्ट? जिस तरह उसने मुझे झाड़ा उस पर कि भाई गलती तुम्हारी है, एंड ही टुक नथिंग फॉर एन एक्सक्यूज, करेक्ट? तो अब आपको वो रूथलेस है। इमोशनल मैनेजमेंट उसने की है, प्रोफेशनली अलग है, पर्सनली वो अलग है। पर्सनली अलग है, नहीं उसमें प्रोफेशनली में भी अगर मैं गलत था तो उसने ही पुट मी ऑन माय प्लेस। एग्जैक्टली, आप गलत थे जहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनली वहाँ अपने इमोशंस को मैनेज किया, बजाय ये सोचने के कि ये मेरा दोस्त है। एग्जैक्टली। और वो तीनों लोग, जो मेरा बॉस, उसका बॉस, और वो तीनों लोग जो थे, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट इन थिंग्स दैट नीडेड टू बी डिलीवर्ड। रैशनल थिंकिंग करते थे वो। लेकिन व्हेन फॉर एग्जांपल बेगम मेरी, मैं आपको उसी की एग्जांपल देता हूँ, मेरे अपने बॉस की। हम लोग जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं ना ऑयल वेल्स में, तो वहाँ पर आपके पास स्लैक का टाइम नहीं होता, आपको फ़ौरन फुल टाइम वहाँ बैठना है, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है, जानी भी माली भी। तो बेगम मेरी प्रेग्नेंट थी, ठीक है? पहली हमारी प्रेगनेंसी थी वो। तो अब वो मुझे डेडलाइन मिली हुई थी कि तुमने ये काम इस वक्त तक ख़त्म करना है। बेगम की अचानक तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार, फ्लोर उसका नाम था, मैंने कहा फ्लोर मुझे जाना है। कहता तुम्हारा काम कितना रहता है? ठीक है, मैंने कहा ये अगर मैं नहीं जाऊँ तो आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो कल होगा। कहता ये काम तुम्हारा आज ही कंप्लीट होगा और तुम अब 3 दिन की छुट्टी पे हो। मैंने कहा क्या मतलब? उसने दूसरे को बुलाया, कहता ये काम कंप्लीट करो, इसका जेन्युइन इशू है,
इसकी वाइफ की ये पिछले 3 दिन में 2-3 दफ़ा अचानक तबीयत ख़राब। मैंने कहा इनकी पहली प्रेगनेंसी है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली, अकेले हैं यहाँ पर, सो यू वेट, यू टेक ओवर दिस वर्क, कंप्लीट इट एंड अली 3 दिन सुकून से कर। मैं कहा नहीं फ्लोट मैं आ जाऊँगा घंटे डेढ़ में। कहता नहीं तुम नहीं आओगे, आई वॉन्ट यू टू डू दिट विद पीस ऑफ माइंड, बिकॉज फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। अब आप मुझे बताओ कि वो रूथलेस था या नहीं था, वो इमोशनल था या नहीं था। सो देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन इज़ डिफरेंट, ठीक है। ये जो रिसर्चेज होती हैं ना, अब जिनको रूथलेस लोग कहते हैं ना, रॉकफेलर ही वाज अ रूथलेस मैन, ठीक है, बट वो उस ही वाज लव्ड बाय नोबडी एंड नन, ठीक है। उसकी पीपल मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। एक अच्छा लीडर जो होगा ना, ही विल बी एन एक्सीलेंट पीपल मैनेजर, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बेस्ट पीपल मैनेजर, ठीक है। कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी जो है वो इस बात पे कहते थे कि यार यही सादिक और अमीन है, ये गलत नहीं, हमारा बुरा नहीं सोच सकते, हालांकि वो उनको इनकार भी कर रहे हैं, करेक्ट। सो ये जो रिसर्चेज होती है ना, हमें इसकी दोनों साइडें देखनी चाहिए। रूथलेस आम तौर पे आपको स्टबन बॉसेस मिलेंगे जिनको, अच्छा एक और भी याद रखना, रूथलेस लोगों की 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो हैं जो खुद ईवल जीनियस हैं, जिनके अंदर मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ा किबर मैंने इल्म देखा है। जो ईवल जीनियस है, यानी कि वो बहुत, उनके इल्म भी है, सब कुछ है, तो वो अपने किबर में चले जाएंगे। अगेन दैट गाय इज़ नॉट, अगर मेरी कंपनी में मैं ऐसे बंदे को कभी मैनेजर नहीं बनाऊंगा, मेरी गलती है अगर मैं उसको मैनेजर बना रहा हूँ। नंबर 2, जो कमज़ोर होगा, जिसको ये डर होगा कि यार अगर ये बंदा ऊपर आया तो मेरी जगह ना ले ले, तो वो हर वक्त वो मौका ढूंढेगा उसको नीचा दिखाने के लिए। सो वो इसका मतलब है रूथलेस इज़ नॉट अ क्वालिटी, इट्स अ प्रिवेंशन मैकेनिज्म। अपने आइडियल्स को प्रिवेंट कर रहा है वो बंदा, ठीक है। अगेन देखो समीरा, सारी बात का ना बॉटम लाइन जो एंड है ना, वो ये है कि जिसकी तरफ मैं बार बार लेके जा रहा हूँ, एक हमें इमोशनल मैनेजमेंट सीखनी बड़ी ज़रूरी है, एंड हु द बेस्ट इज़ जिससे हम सीखें वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक, ठीक है। कि आपके सामने, अब छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे ना कि जब म्यूज़िक बंद करो, आप अपने कानों में उंगलियां दे दी। What an amazing way to show his disapproval, ठीक है। अगर कोई पसंद नहीं आता था, आप उसको नहीं कहते यार तेरी शक्ल नहीं अच्छी, ठीक है, मुंह फेर लिया उससे, उस बाकी से या उस बात से, राइट। What an expressional way of expressing। कोई बात नहीं पसंद आती थी, खामोश हो जाते थे, सारी बात लोग साहबा समझ जाते थे कि आप क्यों खामोश हुए हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग, इट इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग। सुनो पॉडकास्ट के वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर उनको लगता है कि उन्होंने मेरे पॉडकास्ट से कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मैं वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूं।